ओके सबसे पहले तो मुझे बताइए बच्चों, ऑडियो क्लियर है सबको? यस और नो? एवरीबडी प्लीज टेल मी, ऑडियो क्लियर है? ओके सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। मेरे प्यारे नालायकों, वेलकम टू द मैराथन रिवीजन लेक्चर, वनडे रिवीजन लेक्चर। लास्ट वनडे रिवीजन लेक्चर को आपने बहुत शानदार जानदार प्रतिशत दिया, 90,000 व्यूज आए थे। इस वनडे रिवीजन में हम वो भी रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश करेंगे आप सबके सपोर्ट के साथ में। वनडे रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा काम का रहने वाला है। आज का वनडे रिवीजन हम नियरली 4 घंटे के आसपास लेंगे, जिसके अंदर हम नियरली 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो है कंपनी लॉ का। नेक्स्ट वनडे रिवीजन का डेट मैं आपको अनाउंस करूंगा, जो डेट नियरली 20 तारीख के बाद में रहेगा। 2 फेज में हम इसको ले रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन एक दिन में ना आए और आपको प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर समय मिले। ठीक है, सो पहली बात तो मुझे यह बताओ कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? पहले तो मुझे प्लीज ये कमेंट करना कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। एवरीबडी प्लीज टेल मी वेदर ऑडियो वीडियो इज क्लियर। 250 के आसपास लोग लाइव है, 125 के आसपास लाइव है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं यहां से स्ट्रीमिंग, पहले तो मैं बोल दूं, मैं यहां से स्ट्रीमिंग फुल एचडी में कर रहा हूं। 1080p में हमारा स्ट्रीमिंग हो रहा है। आपका डाटा कॉर्ड, आपका डाटा पैक, ये सबको ठीक से चेक करना और आपके वाईफाई को चेक करना। यहां से फुल एचडी में स्ट्रीमिंग चल रहा है, हम उसमें कहीं पे भी कमी नहीं रख रहे हैं। 2 इंटरनेट सर्विसेज हम लेके बैठे हैं, सो कृपया इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं आज के वनडे रिवीजन के लिए, मैं उनको सबको पहले यह बोल दूं कि अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है और वो अमेंडमेंट लेक्चर आप कभी भी देख सकते हो। कृपया अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद ही वनडे रिवीजन लेक्चर देखिएगा, इससे आपको काफी फायदा होगा। अमेंडमेंट सेपरेटली करना जरूरी है, अमेंडमेंट लेक्चर सेपरेटली देखना जरूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट के ऊपर 10 से 20 मार्क आपके डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, सो अमेंडमेंट लेक्चर कृपया सेपरेटली देखिएगा। हर बार अमेंडमेंट लेक्चर आपने सेपरेट देखना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर 10 से 20 मार्क आते हैं। नियरली 2-2.5 घंटे का हमारा अमेंडमेंट लेक्चर है, जिसके अंदर हमने नियरली सभी चीजें कवर की है। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, चलो आज हम जा रहे हैं वनडे रिवीजन लेक्चर के अंदर। वी आर स्टार्टिंग विद द कंपनी लॉ। सो मैं चाहूंगा कि मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। सबसे पहले तो हम कंपनी लॉ में आज जो वनडे रिवीजन लेक्चर शुरू करने वाले हैं, उसके अंदर लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम हम इंपॉर्टेंट चैप्टर से लेके नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर शिफ्ट होना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर किस तरीके से हमको समझना है वो देखेंगे, और फिर हम नॉन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि सबको ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। नियरली 300 के आसपास लोग हैं भाई साहब, 300 के आसपास लोग हैं। बहुत बढ़िया, शानदार मेहनत करनी है बेटा। आज 4 घंटे का ये लेक्चर होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर और 3-4 घंटे का होगा, जिसके अंदर हम सभी रिवीजन कवर करेंगे। आज हमको मैक्सिमम कंटेंट कवर करना है। ये वनडे रिवीजन थोड़ा सा फास्ट है, स्लो वनडे रिवीजन आपको लिंक के अंदर मिल जाएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे। अगर किसी को देखना है तो हमने स्लो वनडे रिवीजन भी लिया है नियरली 1-8 साल पहले, आप वो भी देख सकते हो अगर आपको ये वनडे रिवीजन थोड़ा फास्ट लग रहा है तो। ठीक है, पर ये वनडे रिवीजन में हमारा मेन एस्पेक्ट है कवर करना, मैक्सिमम चैप्टर्स, मैक्सिमम सिलेबस कवर करना, यह हमारा सबसे पहले मेन एस्पेक्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ से हम शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स भी नहीं पता होते हैं। डेफिनेशन के ऊपर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के ऊपर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करना जरूरी होता है, तो इसलिए मैं वहां से शुरू करूंगा। सबसे पहले वही हमारी
सस्ते नशे वाली डेफिनेशन कि भैया कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, जिसके अंदर प्रीवियस कंपनी लॉ का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन नंबर 67, जिसके अंदर 1986 66 का कंपनी लॉ, 1982 का कंपनी 1882 का कंपनी लॉ, 1913 का कंपनी लॉ, 1942 का ऑर्डिनेंस एंड कंपनीज एक्ट 1956, और अभी हम जिस कंपनीज एक्ट में चल रहे हैं वो है 2013। पहला 1866 का था, आई गेस मैंने गलती से 1966 बोल दिया। हाँ, ये चीज भी याद रखना क्योंकि एट अ स्ट्रेच में बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक आध दो चीजें मैं गलती से थोड़ी बहुत इधर उधर बोल सकता हूं, तो उसको कृपया एडजस्ट करना। इंटेंशनल मिस्टेक नहीं रहेगा, अनइंटेंशनली रहेगा, तो कृपया इसको समझना, ठीक है। कमेंट्स के अंदर कृपया स्पैम ना कीजिएगा। अब पूरा ध्यान आपका सिर्फ लेक्चर और मेरी तरफ होना चाहिए और मेरा ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। चल, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि 3 बाबा लोग आए थे, जस्टिस मार्शल, जस्टिस जेम्स, जस्टिस लेंडले। इन्होंने हमको बताया था कि भाई साहब आर्टिफिशियल पर्सन ये एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जो इनविजिबल इंटेंजिबल होता है। जस्टिस जेम्स ने बोला था ही इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन गैदर्ड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट दैट इज अ कंपनी। एंड जस्टिस लिंडले ने तो पूरा खोल दिया, तो बोले भाई साहब कंपनी के 9 कैरेक्टर है, सेक्शन 9 के अंदर ये 9 कैरेक्टर डिस्कस किए जाते हैं और हमने 9 कैरेक्टर फटाफट फटाफट याद करने हैं। सब जन मेरे साथ में एक्शन करेंगे, रेडी? सब जन मेरे साथ एक्शन करेंगे। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? सेक्शन 9 में 9 कैरेक्टर्स हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद किया था, क्लियर है? फिर इन कैरेक्टर्स के अंदर टेक्स्ट तो ऑब्वियस सी बात है, आप लिख सकते हो। इन कैरेक्टर्स के अंदर हमने फिर शुरू किया था केस लॉज, जिसके अंदर सबसे पहले केस लॉज थे सेपरेट लीगल एंटिटी में। सेपरेट लीगल एंटिटी का सबसे पहला केस लॉ था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, जिसके अंदर हम सीधा डिसीजन पढ़ेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ डिसीजन लिखना है। ये वन डे रिवीजन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हम सिर्फ डिसीजंस पढ़ेंगे। सो हमने इससे क्या लर्न किया दैट कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और मेंबर को, और मेंबर की प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर हो सकती है, वाइस वर्सा। कंपनी का मेंबर ही कंपनी का डायरेक्टर, एम्प्लॉय, क्रेडिटर रह सकता है क्योंकि कंपनी अलग पर्सन है, मेंबर अलग पर्सन है। कंपनी के खुद के राइट्स एंड ड्यूटीज है, मेंबर के खुद के राइट्स एंड ड्यूटीज है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। यह हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी में पढ़ा। दूसरी केस हमने पढ़ी ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भैया कंपनी का मेंबर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है और उसका कंपनी के साथ वर्कमेंस कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सो अगर उसको कोई डैमेज होता है ड्यूरिंग दिस, तो ऐसे सिचुएशन में उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा और वो कंपेंसेशन वो रिसीव कर सकता है। फिर उसके बाद में हमने तीसरा केस लॉ देखा था ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली, जिसके अंदर हमने देखा था कि कंपनी की प्रॉपर्टी ये मेंबर्स के प्रॉपर्टी से सेपरेट होती है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी यूज करेगा, मेंबर्स की प्रॉपर्टी मेंबर्स यूज करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी सेपरेट है और ये दोनों प्रॉपर्टी मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। अगर उसको करनी है तो उसको कंपनी का परमिशन लेना पड़ेगा। ये चीज को हमने देखा था ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टैनली के अंदर। ये होने के बाद में हमने अगला केस लॉ देखा था बच्चा एफ गुजर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको हमने थोड़ा पेंडिंग रखा था रेगुलर बैच के अंदर, कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर्स के लिए तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना जरूरी है और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के बाद में उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का इनकम अलग, शेयर होल्डर का अलग। भले ही कंपनी का इनकम एग्रीकल्चरल इनकम क्यों ना हो, बट फिर भी उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि एग्रीकल्चरल इनकम तो कंपनी के लिए है, सो वो टैक्सेशन अलग रह गया। बट अगर शेयर होल्डर को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके ऊपर डीडीटी देना है, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद में हमने देखा था डिसीजन द कोर्ट हेल्ड दैट डिविडेंड इनकम रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज अ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर हमने केस देखा था मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कंपनी की जो असेट्स है वो कंपनी के नाम पे ही इंश्योर्ड होनी चाहिए। वो असेट्स शेयर होल्डर के नाम के ऊपर इंश्योर्ड नहीं रह सकती बच्चों। शेयर होल्डर के नाम पे अगर आप वो असेट इंश्योर करते हो तो वो इंश्योरेंस वॉइड होगा। ऐसे सिचुएशन में कंपनी को कोई कंपेंसेशन या शेयर होल्डर को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। इसमें बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं फिर सर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया ही क्यों? अगर शेयर होल्डर ने कंपनी के असेट का इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया ही क्यों? तो उस केस में मैं आपको आंसर देना चाहूंगा, इंश्योरेंस कंपनी ने भले ही इंश्योरेंस दिया हुआ हो पर उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम रिफंड करेगा खुद की गलती के लिए, पर कंपेंसेशन नहीं देगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है, इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेशन नहीं देगा क्योंकि कंपनी की असेट अलग, शेयर होल्डर की असेट अलग। ये सेपरेट प्रॉपर्टी वाला केस लॉ है। तो ये 4-5 केस लॉज आपको याद रखने हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? समझ में आ रहा है क्या? स्पीड सही है क्या? कृपया मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में एक गाना हमारा फेमस है भाई, कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे लोचा किया है, कंपनी को फिर बेपर्दा है करना, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ही सही है। मतलब कंपनी इज अ शैम, कंपनी इज अ वेल, कंपनी है पर्दा, कंपनी के पीछे मतलब कंपनी के बिहाइंड आपने लोचा किया है, मतलब फ्रॉड किया है, फिर कंपनी को आपको क्या करना है, बेपर्दा करना है, तो ऐसे केसेस में आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करना पड़ेगा फ्रॉडुलेंट पर्सन को पकड़ने के लिए। 5 पॉइंट हमने इससे याद करवाए थे। कंपनी इज अ शैम, इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, बिहाइंड द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट्स, एंड इफ दे एग्जीक्यूट्स अ फ्रॉड देन द क्लोथ ऑफ द कंपनी, वेल ऑफ द कंपनी, क्लोक ऑफ द कंपनी विल बी लिफ्टेड, एंड इन दैट case the person who is a culprit will be convicted। ये हमने ऑलरेडी देखा था। कुछ याद आ रहा है सबको, कंपनी है पर्दा, यस और नो? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये होने के बाद में हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में केसेस देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला केस था दिनशॉ मानिक जी पेटिट का। इस केस लॉ के अंदर जो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, मैं पेन ले लूं, हेमा शक्ति वाला पेन, ठीक है, जो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर, वो वर्ड को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, एंड दैट वर्ड इज रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करके वर्ड था जो हमको इस केस में यूज करना था, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। कुछ याद आया बच्चों? हाँ ना, लैंड रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स। दिनशॉ मानिक जी पेटिट में हमने देखा था कि अगर आपने कंपनी का फॉर्मेशन किया जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ द टैक्सेस, टैक्सेस छोड़ने के लिए, तो वो फॉर्मेशन गलत होगा। दिनशॉ मानिक जी पेटिट में हमने ये चीज देखी थी। फिर डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में हमने देखा था कि आपकी होल्डिंग कंपनी रहे, सब्सिडरी कंपनी रहे, लेकिन वो अलायन एनिमी है, एलियन एनिमी नहीं, एलियन एनिमी की हम बात नहीं कर रहे, अलायन एनिमी है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे और उस कंपनी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, भले वो प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होल्डिंग कंपनी के साथ में भी क्यों ना हो। तो हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया था फॉर द पर्पज ऑफ अलायन एनिमी। तो यहां जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज अलायन एनिमी, ठीक है। अब आपको तो मेरे स्पेलिंग पता ही है, तो आपको तो मालूम ही है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना। फिर अगला वाला है जोन्स वर्सेस लिपमैन, जिसके अंदर हमने देखा था कि आपने ऑलरेडी कोई असेट किसी को सेल किया है और फिर आप एक डमी कंपनी बना के उस असेट को डमी कंपनी को सेल करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो सेल भी इनवैलिड माना जाएगा। उस केस में जो कंपनी आपने असेट सेल के लिए बनाई है उसका भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसके पीछे आप ही खड़े हो। ये भी, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर कंडक्ट या फ्रॉड। इम्प्रॉपर कंडक्ट या फ्रॉड, ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स है, एग्जाम में लिखने हैं बच्चों। इम्प्रॉपर कंडक्ट या फ्रॉड, ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम में जरूर लिखने हैं, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये चीज होने के बाद में अगला था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी से रिजाइन कर रहा है और वो कंपनी के ही कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है कि कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा। तो उस एम्प्लॉय ने एक नई कंपनी बनाई और नए कंपनी के नाम पे उसने सॉलिसिटेशन शुरू किया, तो ये नए कंपनी का वेल लिफ्ट किया जाएगा, देखा जाएगा पीछे एम्प्लॉय ही खड़ा है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अंदर उसको भी पेनलाइज किया जाएगा। ये चीज को भी आपने बड़े अच्छे से याद रखना। दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, अगेन इम्प्रॉपर कंडक्ट एंड फ्रॉड। इम्प्रॉपर कंडक्ट, इसमें भी सेम वर्डिंग है जोन्स वर्सेस लिपमैन जैसे, इम्प्रॉपर कंडक्ट और फ्रॉड, ये कीवर्ड्स हैं, ये दिखने ही चाहिए आपके आंसर में, हो सके तो हेडिंग में, ठीक है। ये होने के बाद अगला केस हमने देखा था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। होल्डिंग कंपनी को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट का, तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के नाम पे अवेल करने की कोशिश की, तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके दिखा कि भैया होल्डिंग को रिजेक्टेड है तो सब्सिडरी को क्यों देंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग पब्लिक पॉलिसी, लाइसेंस इशू करना इज अ काइंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है कि आप सब्सिडरी कंपनी बना के उसके नाम पे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस ले रहे हो, ठीक है। यहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाएगा, कीवर्ड है पब्लिक पॉलिसी, आपके आंसर में दिखना चाहिए। अगला है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर कंपनी 20 से ज्यादा वर्कर अपॉइंट करती है तो कंपनी को बोनस देना पड़ता था, पीएफ देना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी खोली, 19 एम्प्लॉय खुद के नाम पे रखे, 19 एम्प्लॉय सब्सिडरी कंपनी के नाम पे रखे, तो यहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाएगा सब्सिडरी का, देखा जाएगा कि होल्डिंग कंपनी के लिए ही सब वर्क कर रहे हैं। दैट इज वेलफेयर लेजिस्लेशन।
दैट इज वेलफेयर लेजिस्लेचर। बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड, ये वेलफेयर लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ, ये एम्प्लॉइज वेलफेयर के लिए बनाए हुए लॉज है। सो दिस इज अ वेलफेयर लेजिस्लेचर। आप इसको कॉन्ट्रावेंट करने के लिए कंपनी बना रहे हो, अगेन गलत है, ठीक है। तो कीवर्ड है वेलफेयर लेजिस्लेचर। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने आपको रेगुलर बैच में भी ये कीवर्ड्स मार्क करवा के दिए थे, और मैंने साथ में बोला था कि एग्जामिनर या वैल्यूअर ये कीवर्ड्स को ही सर्च करता है, उसको कीवर्ड मिल गया पूरे मार्क्स, कीवर्ड नहीं मिला मार्क्स कट गए भाई साहब। ये चीज को याद रखना। मैं पूरे रिवीजन में आपको कीवर्ड्स बताते जाऊंगा, उन सबको मार्क करते रहना। एफजी फिल्म्स के अंदर हमने देखा था कि यूएस कंपनी के नाम पे यहां पे फिल्म हम रिलीज नहीं कर रहे थे इंडिया में, तो उसके प्रमोटर ने उसको ब्रिटिश कंपनी के नाम पे रिलीज करने की कोशिश की। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ किया जाएगा, फिल्म को बैन किया जाएगा। वैसे भी ऐसी वाली पिक्चरें हम इंडिया के अंदर नहीं दिखाते, वो बैन है। सर बैन कितनी भी हो हम तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, मेरे को मालूम है तुम नालायक हो, पर यहां वनडे रिवीजन चल रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान दो। तो ऐसे सिचुएशन में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करके ये फिल्म को भी बैन किया जाएगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। इसके अंदर कीवर्ड है एजेंट या ट्रस्टी करके कोई कंपनी वर्क कर रहा है। एजेंट या ट्रस्टी करके वर्क कर रहा है, जैसे ब्रिटिश कंपनी अमेरिकन कंपनी का एजेंट या ट्रस्टी करके फिल्म रिलीज कर रहा है, जो गलत ही है। तो ये कीवर्ड्स है, याद रखना। फिर न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड, कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो प्रमोटर के एक्सपीरियंस से आता है, जैसे इन्फोसिस का एक्सपीरियंस नारायण मूर्ति से, टाटा का एक्सपीरियंस रतन टाटा से, ऐसा यहां पे सत्यम का एक्सपीरियंस रामालिंगा राजू नहीं, वेरी सॉरी, सो सत्यम, अरे मतलब वो फ्रॉड हो गया ना, अब क्या करें, उनका एक्सपीरियंस तो फ्रॉड का है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ करके हम प्रमोटर का एक्सपीरियंस मानेंगे। तो यहां कीवर्ड है एक्सपीरियंस ऑफ प्रमोटर। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स मैंने एक क्लास में भी बोले थे, अभी भी बोलता हूं, ये कीवर्ड्स को याद रखना तो ही जाके मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ प्रमोटर इज एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी। यहां पे आपके लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ के सभी केस लॉज होते हैं खत्म। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद में अगला है कि आप लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर आप इंप्रॉपरली यूज करते हो तो ऐसे केसेस में आपको पेनल्टी लग जाएगी, नॉर्मल वाला सिचुएशन है। फिर हम गए थे टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। आई भाई साहब, टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर हम जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी हमने डिवाइड की थी, हमारा मेमोरी टेक्निक था आय ला मेरी काऊ, ठीक है। तो आय पर से इनकॉर्पोरेशन, ला पर से लाइबिलिटी, मे पर से मेंबरशिप, सी पर से कंट्रोल, ओ पर से ओनरशिप, ओ पर से ऑब्जेक्टिव, डब्ल्यू पर से वर्किंग। इतने पार्ट्स में हम कंपनीज को डिवाइड करते हैं। इनकॉर्पोरेशन में चार्टर्ड कंपनी, याद है, क्रश वाली, टेक्स्ट वाली, स्टेटस वाली, हाँ है ना। तो चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। लाइबिलिटी के अंदर लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड के अंदर शेयर कैपिटल, गारंटी, कॉम्बो। और इधर मेंबरशिप कंपनी, मेंबरशिप में पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। कंट्रोल के अंदर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ऊपर वाली नीचे वाली। ओनरशिप में माई देसी गर्ल, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। ऑब्जेक्ट में जितने टाइप के ऑब्जेक्ट उतने टाइप के कंपनी। सेक्शन 8 बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोड्यूसर, एनबीएफसी, निधि, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। और वर्किंग के अंदर एक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिक्विडेशन कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। अब इनके सभी के डेफिनेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सब जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वही डेफिनेशंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है चार्टर्ड का, ये प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी एक्शन करना शुरू कर दो बच्चों, फटाफट याद आ रहा है क्या बताओ? समझ में आ रहा हो तो धनाधन लाइक ठोको। अपने को ये रिवीजन लेक्चर एकदम तूफान लेवल पे 400 लोग है भाई साहब, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। 232 लाइक है, लाइक ठोको, धनाधन धनाधन पूरा रिवाइज करना है। रेडी, लेट्स गो। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन 68 के अंदर। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन एक्शन में करना है। अ कंपनी बाय इट्स ए ओ ए। अगर एक्शन याद नहीं आ रहे और डेफिनेशन याद आ रही तो भी बहुत अच्छी बात है। एक्शन भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर डेफिनेशन याद रहना चाहिए। कंपनी ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ क्या था? ए ओ ए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेस्ट्रिक्टेड। हम दो हमारे 200, हम दो हमारे 200। फिर प्रेजेंट sorry, joint holding should be counted as 1. So company by its AOA, transfer of shares restricted, हम दो हमारे 200, joint holding should be counted as 1, ठीक है। present past employee shall not be counted, कुछ याद है? present past employee shall not be counted, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था? इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने इस कदर पढ़ी थी, कुछ याद आया सबको? फिर उसके अंदर हमने देखा था प्राइवेट कंपनी बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी में 1 होता है, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200 होते हैं, और इन्विटेशन टू पब्लिक अलाउड नहीं है। राइट टू ट्रांसफर द शेयर इज रेस्ट्रिक्टेड बोला है, बैंड नहीं बोला है। सो मेंबर्स खुद में खुद के बीच में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन? रिलेटिव आता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लोग आते हैं, प्राइवेट फाइनेंस वाले लोग आते हैं, जिनको आप शेयर्स दे सकते हो। रिलेटिव के अंदर 2 स्टेप ऊपर 2 स्टेप नीचे, एक इधर एक उधर, ठीक है। बट
ब्रदर की दुल्हन और सिस्टर का हस्बैंड ये रिलेटिव के अंदर नहीं आता, और खुद की वाइफ रिलेटिव के अंदर आती है, सन की वाइफ भी आती है, डॉटर का हस्बैंड भी आता है, मदर फादर तो आते ही आते हैं। क्लियर है? तो हमने रिलेटिव देखा था, और फिर हमने देखा था प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हो तो वो भी प्राइवेट कंपनी में अलाउड है। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 100 है, जिसमें जॉइंट होल्डिंग 1 काउंट किया जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को हम काउंट नहीं करते हैं प्राइवेट कंपनीज के अंदर। और उसके बाद में इन्विटेशन टू पब्लिक नॉट अलाउड, मतलब कंपनी ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, पब्लिक से ये शेयर होल्डिंग रेज नहीं कर सकती, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स ये पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। और फिर हमने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 है, मैक्सिमम 15 है, ये 15 के ऊपर अपॉइंट करने हैं तो सीए फाइनल लेवल पे प्रोसीजर आ जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन था जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था। फिर डेफिनेशन आता है 2 सबसेक्शन 71 में पब्लिक कंपनी का, वही सस्ते नशे। कंपनी मींस पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इन विच बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज फ्रीली परमिसिबल, एम्प्लॉय प्लस मेंबर शुड बी काउंटेड। ठीक है, एम्प्लॉय जो मेंबर है वो काउंट किए जाते हैं। इन्विटेशन टू पब्लिक यहां अलाउड है, तो आप प्रोस्पेक्टस दे सकते हो, पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो। मिनिमम मेंबर्स 7 है, मैक्सिमम मेंबर्स इनफाइनाइट है। और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी को हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानते हैं, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी को हम डीम्ड पब्लिक कंपनी मानते हैं। ये चीज भी हमने देखी थी। अगला डेफिनेशन हमारा आ रहा था ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, 2 सबसेक्शन नंबर 62 में साथ में सेक्शन नंबर 3, जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। 1 लाइन का डेफिनेशन है, पर ओपीसी यहीं पे खत्म करना है। ओपीसी के नाम में आता है भैया प्राइवेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ओपीसी। ओपीसी में एक नॉमिनी एक मेंबर होना चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होना चाहिए। इस बार के अमेंडमेंट में बोला है कि वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेसिडेंट रहे, इस बार से वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं। फिर हमने देखा था एक पर्सन एक ओपीसी में अगर पापा है तो दूसरे ओपीसी में पापा नहीं हो सकता। जिंदगी में मारो ऐसा छापा कि हर गली से आवाज आए पापा पापा, नहीं। ठीक है, तो एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरे ओपीसी में मेंबर हो सकता है क्या? नहीं। एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरे ओपीसी में नॉमिनी चलेगा, एक ओपीसी में नॉमिनी दूसरे ओपीसी में मेंबर चलेगा, एक ओपीसी में नॉमिनी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह होने के बाद में हमने नॉमिनेशन के आईएनसीज देखे थे, आईएनसी 2 नॉमिनेशन, आईएनसी 3 रिटर्न कंसिडर, आईएनसी 4 चेंज इन नॉमिनेशन, आईएनसी 5 मैक्सिमम लिमिट ऑन द शेयर, आईएनसी 6 कन्वर्जन। ये चीज होने के बाद में हमने देखा था मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओपीसी पेड अप कैपिटल की है 50 लाख, टर्नओवर की है 2 करोड़। इस वजह से हर ओपीसी स्मॉल कंपनी होता है, ये मैंने आपको प्रूव करके दिया था। यह होने के बाद में आईएनसी 5 में कन्वर्जन होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि भैया आईएनसी 5 के अंदर कन्वर्जन का सिंपल मतलब होता है कि आप ओपीसी को कन्वर्ट करो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। इसके अंदर मेंशन किया गया था रूल 6 के अंदर कि अगर आप कोई भी एक कंडीशन तोड़ते हो तो कन्वर्जन के लिए 6 महीने का वक्त मिलेगा, पर अगर आप दोनों कंडीशन तोड़ते हो, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर वाला, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपकी कंपनी सीज हो जाएगी जब तक कि आप कन्वर्जन नहीं करते। सीज होना मतलब ओपीसी बंद हो जाएगा, यह चीज को आपने याद रखना। फिर है रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, ओपीसी 2 टाइप के बिजनेस नहीं कर सकती, एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती है, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी का बिजनेस नहीं कर सकती है। एनबीएफसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, एनबीएफसी जो सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। कुछ याद आया? फिर टाइप ऑफ कंपनी में ओपीसी कहां बैठता है, तो भैया लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट कैटेगरी में ओपीसी और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी आता है। इतनी चीजें हमने ओपीसी के अंदर देखी थी और ओपीसी को हमने खत्म किया था। ओपीसी को खत्म करते से ही हम गए थे सब्सिडरी कंपनी के अंदर के डेफिनेशन के अंदर। सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी का एक तो मेजॉरिटी वोटिंग पावर है, अमेंडमेंट आया है, मेजॉरिटी वोटिंग पावर है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो सब्सिडरी बन जाएगा, या कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो ऐसे सिचुएशन में वो सब्सिडरी बन जाएगा। और मैंने आपको सब्सिडरी के कई सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। ठीक है, फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको रिवाइज करना जरूरी है, तो मैं जा रहा हूं एसोसिएट कंपनी के ऊपर 2 सबसेक्शन 6 में। एसोसिएट कंपनी जिसके अंदर कोई दूसरी कंपनी 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा और उसको एसोसिएट कंपनी माना जाएगा, जिसके अंदर जॉइंट वेंचर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर है? इसको भी हमने क्लास के अंदर बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज किया था। ये चीज होने के बाद में हम अगले डेफिनेशन के ऊपर गए थे, दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी, और अ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो कॉल्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी। और फिर हमने देखा था अगला डेफिनेशन फॉरेन कंपनी का। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैंने आपको कुछ इक्वेशन भी दिए थे कि गवर्नमेंट कंपनी कब बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से आपने हैंडल वगैरह करना चाहिए, ये भी चीजें हमने गवर्नमेंट कंपनी में देखी थी। फिर गए थे फॉरेन
फॉरेन कंपनी के अंदर, फॉरेन कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली एंड कंडक्ट्स द बिजनेस थ्रू सच अ प्लेस। जिसके अंदर फिर मैंने आपको केसेस दिए थे कि अगर इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में है वो तो इंडियन है, जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन में है, मेजॉरिटी शेयर कैपिटल इंडिया में है क्या? नहीं है। स्टेटस ऑफ द कंपनी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि बनी बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर है, तो हमारा क्या लेना देना? बनी यूएसए में, प्लेस ऑफ बिजनेस अफ्रीका में, तो हमारा क्या लेना देना? इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर है, पर 50% शेयर होल्डर इंडिया में है, तो भी उसका कोई स्टेटस नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंडिया से हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी इंडियन लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन में है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, थोड़ा स्लो जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, 50% शेयर होल्डर इंडिया में नहीं है, यह है प्योर फॉरेन कंपनी एज पर डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से ये प्योर फॉरेन कंपनी हो गई। इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन में है, उसके बाद में प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, 50% शेयर होल्डर भी इंडिया में है। अब इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, बिजनेस यही कर रहा है, शेयर होल्डर भी यही है, तो ये तो डीम्ड इंडियन कंपनी होगी, काम भी यही कर रही है, इन्वेस्टर भी यही है, तो डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई, तो उसको इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लग जाएंगे। ये चीज को हमने फॉरेन कंपनी के लिए देखा था। हम जब बोलते हैं कि यहां बिजनेस करना है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे आपको प्रॉफिट ही कमाना है, लॉस करना भी बिजनेस का पार्ट ही माना जाता है। आपने बिजनेस करने का इंटेंशन दिखाना चाहिए इंडिया के अंदर, तो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, भले बिजनेस हो या ना हो। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज होने के बाद में फिर बची हुई कंपनीज रीडिंग के लिए हमने दी थी, फिर हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं है। फिर यहां पे आपके सभी मेन डेफिनेशंस के साथ में आपका कंप्लीट होता है पहला चैप्टर। हाँ सॉरी, वेरी होल्ड, दो डेफिनेशन यहां बाकी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसा कंपनी जिसके शेयर्स की, जिसकी लाइबिलिटी शेयर से लिमिटेड होती है, तो उसको हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कहते हैं। जितना आप शेयर कैपिटल ऐड करोगे उतना ही आपका लाइबिलिटी है। और गारंटी में आप देते हो वादा, जो वादा आपको पूरा करना पड़ता है कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे। शेयर कैपिटल में आज से पैसा लगाऊंगा, कल तक लगाऊंगा, लेकिन गारंटी कंपनी में मैं सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पैसा लगाऊंगा, जितनी लाइबिलिटीज अनपेड रहेगी उतनी ही मैं पे करूंगा, और जितना मैंने गारंटी दिया है उतना ही पे करूंगा। सो लाइबिलिटी अनपेड और गारंटी गिवन विच एवर इज लोअर आपको पे करना है। ठीक है, लाइबिलिटी अनपेड और गारंटी गिवन विच एवर इज लोअर आपको पे करना है। तो ये दो डेफिनेशन भी है जो थोड़े बहुत काम के हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, ये छोड़ के एक और डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी का, जो यहां पे आपके काम में आ सकता है। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन कितने गया जीवन में, एक बार मैं थोड़ा सर्च कर लूं स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन, जस्ट वेट, होल्ड होल्ड होल्ड। यस, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में इस बार अमेंडमेंट भी आई है बच्चों। हाँ, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बड़े खूंखार तरीके से देखना। मैंने बोला था स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है। तो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर ऐसा कंपनी जिसका रेंज है पेड अप कैपिटल 50 लाख, इस कंपनी में बहुत सारे बच्चों को जो शायद मुझसे ना पढ़े हो उनको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जो रेंज है पेड अप कैपिटल का स्मॉल कंपनी के लिए है वो है 50 लाख से 10 करोड़, और टर्नओवर का रेंज है 2 करोड़ से 100 करोड़। इस रेंज में से सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट बोलता है कि भैया इस लिमिट तक की कंपनी स्मॉल है। जैसे इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट में बोला है कि 2 करोड़ के पेड अप कैपिटल तक की कंपनी स्मॉल है और 20 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी स्मॉल है। देखो 2 करोड़ इस रेंज में आता है 50 लाख से 10 करोड़ में, 20 करोड़ इस रेंज में आता है 2 करोड़ से 100 करोड़ में। तो इस यहां तक के जीरो से लेके यहां तक जिनका टर्नओवर या पेड अप कैपिटल है वो कंपनी यहां पे स्मॉल मानी जाएगी। ठीक है, वो कंपनी यहां पे स्मॉल मानी जाएगी। तो स्मॉल कंपनी मतलब एनी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो पहले तो स्मॉल कंपनी पब्लिक नहीं है, विच इज कौन सा कंपनी बोले एक बार जो से, प्राइवेट कंपनी। और जिसके अंदर हमने बेसिकली ये देखा था कि जो स्मॉल कंपनी अज्यूम किया जाता है, ठीक है, और जो लिमिट है वो है आपका पेड अप कैपिटल का 2 करोड़ से 50 लाख से 10 करोड़। तो यहां पे आपके स्मॉल कंपनी का लिमिट चेंज किया गया है, माय मिस्टेक, होल्ड, हाँ ये 2 करोड़ से 20 करोड़ है, यहां पेड अप कैपिटल का लिमिट भी अलग दिया गया है, होल्ड होल्ड होल्ड। हाँ, मैं यहीं से समझाता हूं वरना आपको कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज वो डायग्राम में बहुत क्लिष्टता है। सिंपली पेड अप कैपिटल का स्मॉल कंपनी का आप लिमिट समझो 2 करोड़ रुपए है। सो 0 से लेकर 2 करोड़ तक जिनका पेड अप कैपिटल है और जिनका टर्नओवर 0 से लेकर 20 करोड़ तक है, दोनों कंडीशन जो कंप्लाई कर रहे हैं वो दोनों कंपनीज को हम, वो दोनों कंप्लाई करने वाले कंडीशन की कंपनी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल कंपनी। बस इतनी चीज को आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके बड़े काम में भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये अमेंडमेंट आएगा, सबको पता होगा, कमेंट करके बताइए अमेंडमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्या। ठीक है, ये चीज होने के बाद में एक और बार देख लूं मैं, कुछ बाकी रह गया है क्या इस सेक्शन के अंदर, नहीं। ठीक है, तो आई गेस कुछ बेसिक बाकी नहीं रह गया है। जो डेफिनेशंस वगैरह रिवाइज करवाने थे वो हमने स्पेसिफिकली करवा के दिए हैं। ठीक है,
चलो, एक चीज मैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको बोलने वाला था, ठीक है। ये चार्ट शायद हो सकता है कहीं तो भी आपको काम में आ जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। नॉर्मली जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में 0 से लेकर 19.99% इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 20% से लेके 39.99% में गवर्नमेंट एसोसिएट कंपनी माना जाता है, क्योंकि 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। 40% से लेके 51% तक के माना जाता है गवर्नमेंट पीएसयू, जैसे बीएसएनएल, एसबीआई, दीज आर पीएसयू। 51% से लेके 75% कॉल्ड एज गवर्नमेंट सब्सिडरी, क्योंकि मोर देन 51% पेड अप कैपिटल होल्ड किया तो गवर्नमेंट सब्सिडरी। 75% में से लेके 99.99% इज अ डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, और फिर डीम्ड वोल्ली ओन गवर्नमेंट कंपनी, और 100% इज अ गवर्नमेंट वोल्ली ओन सब्सिडरी। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी की, एक है गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर 51% पेड अप कैपिटल और फ्रीज पेड अप कैपिटल ये गवर्नमेंट ने होल्ड करना चाहिए, एंड ऐसा कंपनी जिसमें 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है या गवर्नमेंट का सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होता है। पर एक होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी जिसके अंदर 51% पेड अप इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी प्लस एसजी प्लस गवर्नमेंट प्लस कॉर्पोरेशन ऑफ सीजी, कॉर्पोरेशन ऑफ एसजी, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम, उनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन इसको होल्ड कर सकता है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये काम की चीज हो सकती है, इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दी, ठीक है। तो यहां पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। रिवीजन कैसा लग रहा है कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा, पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक ठोकिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर इमीडिएटली मूव करना शुरू कर रहे हैं। 343 लाइक हुए हैं, शानदार। 450 के आसपास बच्चे लाइव है, बहुत खुशी की बात है। आधे घंटे में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। वी आर गोइंग फॉर सेकंड चैप्टर, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। रिवीजन का स्पीड सही है क्या, आपको समझ में आ रहा है क्या, कृपया मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चला जाऊं, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। रेडी, लेट्स गो। आ जाइए। ओपीसी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी। चलो, शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बेटा। क्रिस्टीन, स्वप्निल, विशाल, पार्थ, थैंक यू सो मच। सोनिका, आदित्य, राज, जयश्री, अपेक्षा, जैस्मिन, गौरी, चिराग, भूपेंद्र, उमंग, नतिक, दीपा, रियाज, रेजी, थैंक यू सो मच गाइस। हर्षदा, मंजेश, श्रद्धा, वंशिका, भूषण, शांति, ज्योति, पवन, विजय, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। 450 लोग हैं, बने रहना, लाइक ठोकिए, 400 तक के लाइक पहुंचा दीजिए। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना बड़े अच्छे तरीके से। हम स्टार्ट करें फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। मैं आपको सेक्शंस के साथ में रिवाइज करूंगा, ठीक है। सेक्शंस के साथ में भाई साहब रिवाइज करवाएंगे, उसके सिवा कोई काम की चीज नहीं है। अच्छा, सेक्शन हम हमारे लाइन से रिवाइज करवाएंगे। सब बच्चों को सेक्शन तो याद ही होंगे, आएंगे खूब सो। जिनको याद नहीं होंगे एक बार चार्ट से रिवाइज करवा देता हूं, लाइन से तो आएंगे आपको याद ही होंगे। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन है सेक्शन नंबर 3 में, इनकॉर्पोरेशन है सेक्शन नंबर 7 में। कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में, हमने ऑलरेडी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम का सेक्शन नंबर है 4, आर्टिकल का सेक्शन नंबर है 5। इसमें 9 ऐड कर दो तो अमेंडमेंट ऑफ एमओए 13, अमेंडमेंट ऑफ एओए 14। एक्ट टू ओवरराइड एमओए सेक्शन नंबर 6, क्लियर है। और इन एमओए के कॉपीज होल्ड करना, सेक्शन नंबर 15 में अमेंडमेंट कॉपीज, सेक्शन नंबर 17 में ऑल कॉपीज, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। फिर इफेक्ट ऑफ एमओए एओए, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 9 में है, 9 कैरेक्टर सेक्शन 9 कैरेक्टर सेक्शन 9। एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए एओए, इफेक्ट जिसे हम प्यार का रिश्ता कहते हैं, एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर मेंबर बोर्ड को बांधिल होते हैं, मेंबर क्रिएटर से टाइप रखते हैं, क्रिएटर मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से टाइप रखते हैं, सब एक दूसरे के बाइंड रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एमओए सेक्शन नंबर 10, प्यार का रिश्ता। फिर उसके बाद में 10A के अंदर आया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नया अमेंडेड सेक्शन है, सेक्शन 11 गायब हो चुका है। रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन नंबर 12 में 12 नंबर की गली, कुछ याद है। 16 में बनता है नाम, 18 में होता है कन्वर्जन, 20 से 22 में डॉक्यूमेंटेशन, 20 में सर्विस, 21 से होता है ऑथेंटिकेशन और 22 में बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। कुछ याद आया? और इसको एक बार लाइन से भी ले लेते हैं तो आपको याद रहेगा। 3 फॉर्मेशन, 4 एमओए, 5 एओए, 6 एक्ट टू ओवरराइड एमओए, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 एनपीओ, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, 10 इफेक्ट ऑफ एमओए, 10 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 11 गया, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 अमेंडमेंट ऑफ एमओए, 14 अमेंडमेंट ऑफ एओए, 15 अमेंडमेंट कॉपी, 16 नेम, 17 ऑल कॉपीज, 18 कन्वर्जन, 19 सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी, 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, 21 ऑथेंटिकेशन, 22 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। अभी तो मैंने सेक्शन रिवाइज करवाए, चैप्टर का रिवीजन खत्म होने के बाद आईएनसी भी रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाइए फटाफट।
सबसे पहले तो सेक्शन 3 हमारा हो चुका है ओपीसी के ही साथ में, हमने कंप्लीट कर लिया था कि ओपीसी के साथ में हमारा सेक्शन होना चाहिए, पर ये डायग्राम जरा देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी का सेक्शन नंबर है 271, प्राइवेट का 268, ओपीसी का 262। पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट 200 और 1। हु कैन बी एनी पर्सन इंडिविजुअल। यहां पे डायरेक्टर्स के अंदर ये हो गया आपका कि 3 डायरेक्टर पब्लिक में होने चाहिए, 2 डायरेक्टर प्राइवेट में, 1 डायरेक्टर आपका हो सकता है ओपीसी के अंदर। फिर हमने ओपीसी के अंदर आईएनसीज देखे थे और ओपीसी में नॉमिनेशन वगैरह के क्लॉज हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कवर कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं सेक्शन 3 है, जो नया सेक्शन आया है, अमेंडेड सेक्शन आया है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। यह बोला गया है कि जब भी आप कोई कंपनी फॉर्म करते हो एक्सेप्ट फॉर ओपीसी, ओपीसी नहीं आएगा क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर होता है। कभी आप नई कंपनी फॉर्म करते हो, पब्लिक कंपनी जिसमें 7 मेंबर है, प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 मेंबर है, तो समझो 7 मेंबर में से 2 मेंबर मर गए, निपट गए, और 2 प्राइवेट कंपनी में से 1 मेंबर भाग गया जीवन में, तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स रहेंगे, प्राइवेट में सिर्फ 1 रहेगा। तो समझो 20 जुलाई 2025 को पब्लिक में सिर्फ 5 मेंबर रहे, प्राइवेट में सिर्फ 1 मेंबर बचा, तो 6 मंथ्स के अंदर बोला है, 6 मंथ्स के अंदर आपने नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने हैं 7 तक के और 2 तक के। 6 मंथ्स के अंदर 7 तक के और 2 तक के मेंबर बढ़ाने हैं। वो 6 मंथ्स में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, गर्लफ्रेंड का नेकलेस, ये दाव पे नहीं लगेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? अरे मतलब बीवी होगी तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी, और गर्लफ्रेंड होगी तो बीवी नहीं होगी, ऐसा तुम गलत मत सोचो। ये सब चीजें आपकी दाव पे नहीं लगेगी पहले 6 महीने तक। पर अगर 6 महीने तक के आपने नंबर नहीं बढ़ाया, 6 महीने के एंड में आपने नंबर नहीं बढ़ाया, पब्लिक में मिनिमम 7, प्राइवेट मिनिमम 2 नहीं है, तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। मतलब आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, गर्लफ्रेंड के नेकलेस, ये सब दाव पे लग जाएंगे। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को याद रखना। सो अगर कंपनी ने उसके बाद लोन लिया 20 करोड़ का आईसीआईसीआई बैंक से, कंपनी ने लोन लिया और नंबर ऑफ मेंबर 5 और 1 ही है, पब्लिक में 5, प्राइवेट में 1, तो आपको ये 20 करोड़ खुद के घर से पे करने पड़ सकते हैं अगर कंपनी में असेट नहीं है तो। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ये सेक्शन 3 है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई साहब, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है स्पेशल प्रोविजन फॉर ओपीसी वगैरह तो हो गया। फिर आता है सेक्शन नंबर 7, हम थोड़ा सा रैंडम जा रहे हैं आपको समझाने के हिसाब से। सेक्शन नंबर 7 आता है इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन के 7 कंपनी बनती है, 7 में, सब जन कमेंट के अंदर लिखेंगे भाई साहब ये मेरे को याद चाहिए, कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? जो मुझसे नहीं पढ़े उनको शायद पता नहीं चलेगा, सो बोल दूं। कंपनी बनती है 7 में मतलब सेक्शन 7, कंपनी बनती है 7 में मतलब आईएनसी 7, और कंपनी बनती है 7 स्टेप्स में मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट्स भी है 7। ठीक है, आंसर राइटिंग पॉइंट भी है 7। मैं आंसर राइटिंग पॉइंट से ही आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि अभी हम 1 डे रिवीजन ले रहे हैं और एग्जाम में तो लिखना है। सो पहला point number 1, the company shall be constituted legally with the legal object and legal information. The promoter shall be select company out of the public, private and OPC to constitute the same. The promoter shall file memorandum and article with the ROC. ठीक है, यहां तक के तो हो गया। पहले लीगली कॉन्स्टिट्यूट करो, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी में से सिलेक्ट करो, मेमोरेंडम आर्टिकल फाइल कर दो। फिर उसके बाद में अब आता है सीए, सीएस, सीएमए का डिक्लेरेशन आईएनसी 8 में। प्रमोटर साथ में फाइल करेगा आईएनसी 9 फॉर द एफिडेविट ऑफ द सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर, एंड डिक्लेरेशन आईएनसी 10 में क्या डिक्लेरेशन देना है? 3 पॉइंट, नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है। ये 3 पॉइंट आपको डिक्लेरेशन में देने हैं। 3 पॉइंट कि डिस्क्वालिफाइड नहीं है, फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है और ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन है। ऑल डॉक्यूमेंट शॉल बी फाइल्ड विद द आरओसी इन फॉर्म नंबर आईएनसी 7, ठीक है, एंड गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन आईएनसी 11। तो देखो आईएनसी 6 तक के ओपीसी था, 2 से लेके 6 तक ओपीसी, 7 से लेके 11 तक इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, 7 से 11 इनकॉर्पोरेशन कैसा? आईएनसी 7 इनकॉर्पोरेशन का फाइलिंग, आईएनसी 8 डिक्लेरेशन ऑफ सीए, सीएस, सीएमए, आईएनसी 9 एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर, आईएनसी 10 डिक्लेरेशन, आईएनसी 10 के अंदर डिक्लेरेशन दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर। आईएनसी 11 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है। अगर आपने इसके अंदर कोई फ्रॉड किया, कोई गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत सरित इंफॉर्मेशन दी, तो ऐसे केस में आपको अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड, 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, 447 फॉर फ्रॉड, 448 फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, 447 फॉर फ्रॉड, 448 फॉर, कुछ याद आया है ना? उसके अंदर आपको पेनल्टी लग सकती है फ्रॉड और फॉल्स स्टेटमेंट की। टेक ओवर द मैनेजमेंट आपका हो सकता है। लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, रिमूवल ऑफ द नेम
नेम ऑफ कंपनी, एंड वाइंडिंग अप कंपनी का हो सकता है, या एनी अदर रिक्वायर्ड ऑर्डर यहां पे एनसीएलटी पास कर सकता है। 7 पॉइंट में भाई साहब आंसर खत्म, कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में। क्लियर है? बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये चीज आपके बड़े काम में आएगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? इसके पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले हमने एक कंसेप्ट और देखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पहले अगर प्रमोटर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे कहा जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लीगल एक्सपेंसेस, सीए, सीएमए के फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, इनको कहा जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइड एब इनिशियो रहते हैं, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और फिर अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो होते हैं प्रोविजनल, जैसे सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्कर्स, रॉ मटेरियल, अदर ओवरहेड, ये सब लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही आप बिजनेस कमेंस करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाओगे और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड होते हैं बिल्कुल। हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे ये चैप्टर के रिवीजन के एंड के बाद। ठीक है? ये होने के बाद में मैंने 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बोलने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये कंक्लूसिव एविडेंस है। सो अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो भी वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैलिड ही माना जाएगा। सो एनी डिफेक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन और इवन अ फॉर्जरी ऑन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल नॉट इनवैलिडेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, मींस इट इज अनक्वेश्चनेबल एंड अनडिस्प्यूटेड। वैसे हमने हमेशा देखा है फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी नहीं आता, फॉर्जरी नल एंड वॉइड होता है। बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर की फॉर्जरी नल एंड वॉइड नहीं होती, सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। फॉर्जरी का इकलौता एक्सेप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, भले ही फॉर्जर है फिर भी वैलिड है। लेकिन हालांकि बाकी सब केस में, पूरे कंपनीज एक्ट में बाकी सब केस में फॉर्जरी है तो नल है। इवन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी फॉर्जरी है तो नल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो नल है जिससे पानी नहीं आता। ये 3 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बड़े काम के हैं, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। फटाफट निकाल के रखिए, गो फॉर इट फास्ट, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है सबको? कृपया कमेंट करके मुझे बताइए, और यहां कमेंट में डालिए फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी नहीं आता। कमेंट में डालिए फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी नहीं आता, पर उसका इकलौता एक्सेप्शन का है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप जब ये लिखोगे पूरे कंपनीज एक्ट में फॉर्जरी, आपको क्या लिखना है कमेंट में ये लिखोगे तो आपको याद रहेगा फॉर्जरी का हर सवाल। कोई भी सवाल आ जाए फिर फॉर्जरी का आप बिंदास लिख सकते हो। पूरे कंपनीज एक्ट में क्या कमेंट में लिखना है? पूरे कंपनीज एक्ट में फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी नहीं आता, पर इकलौता एक्सेप्शन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ऐसा लिखो, इन एंटायर कंपनीज एक्ट फॉर्जरी इज इक्वल टू नल, एक्सेप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? लिखो 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 लिखो, जीवन में लिखो, जीवन में लिखो, लिखोगे तो पास देखोगे। आगे ये होने के बाद में अब यह डायग्राम वाइज है कि भैया आप कंपनी पहले सिलेक्ट कर लो एज अ प्रमोटर, फिर मेमोरेंडम फाइल करो, डिक्लेरेशन ऑफ सीएससी सीएमए, फिर एफिडेविट वगैरह आपका फाइल करो, आईएनसी 7 फाइल करो, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आईएनसी 11 के अंदर मिल जाएगा। एफिडेविट में यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट इन्वॉल्वड इन फ्रॉड एंड यू आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर आपने फ्रॉड कर दिया तो जेल है 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स, जो 447 फॉर फ्रॉड की है, एंड 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड आपको पेनल्टी लग सकती है। ये होने के बाद में अगला आता है सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जीवन में कुछ याद होगा तो मेमोरेंडम के क्लॉजेस होते हैं 7। ठीक है? मैं पहले पानी पी लूं, जस्ट होल्ड। सो भाई साहब मेमोरेंडम के क्लॉजेस कितने हैं भाई साहब? बोलो 7। ठीक है? 7 क्लॉजेस का मेरे साथ एक्शन करना, एक्शन के साथ ही हमने इसको याद किया था। बहुत बढ़िया, शानदार। जो कमेंट कर रहे हैं ना बेटा, बहुत बढ़िया शानदार तुम कमेंट करोगे। फॉर्जरी का एक भी सवाल आया ना, सीधा नल लिखना, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहे तो वैलिड लिखना। क्लियर है कंसेप्ट? तुम्हारा मार्क यही पक्का हो गया फॉर्जरी का, कभी भी पूछा जाए भले ही तुमसे। चलो, मेमोरेंडम के 7 चीजें। सबसे पहला नेम क्लॉज, ठीक है? फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर उसके बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज, फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, फिर लाइबिलिटी क्लॉज, और फिर नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनेशन क्लॉज नहीं, नॉमिनेशन क्लॉज। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर इसके सेक्शंस भी हमने देखे थे। नेम क्लॉज सेक्शन 4, सेक्शन 13, सेक्शन 16, ऑब्जेक्ट क्लॉज 4, 13, 10A, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज 4, 13, 12, उसके बाद में कैपिटल क्लॉज 4, 13, 61, सब्सक्रिप्शन क्लॉज 4, 13, उसके बाद में लाइबिलिटी क्लॉज 4, 13, 65, नॉमिनेशन क्लॉज 4, 13 एंड 3। हालांकि सेक्शन 65 कट हो गया है, आपको एप्लीकेबल नहीं है। एक एक क्लॉज के हिसाब से हम इसको देखेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आ जाइए मेरे प्यारे नालायकों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे होनहार नालायक दोस्तों। ठीक है? लेट्स गो।
सबसे पहले नेम क्लॉज में 4 सेक्शन नंबर 13 हम साथ में पढ़ रहे हैं और सेक्शन नंबर 16। सबसे पहले आइडेंटिकल सिमिलर नेम अलाउड नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेम शॉल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर एनी लॉ। पॉइंट नंबर 3, इट शॉल नॉट बी अनडिजायरेबल एज पर सीजी। पॉइंट नंबर 4, नेम शॉल नॉट को कनेक्शन विद सीजी और एसजी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, जैसे तुमने कंपनी निकाली सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड, भारत माता की जय, ये चल जाएगा भारत माता की जय, पर गवर्नमेंट के साथ कोई अफिलिएशन नहीं दिखना चाहिए। नेम शॉल नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटेड बाय सीजी विदाउट द अप्रूवल। फिर ये नाम आपने आईएनसी 1 में आरओसी को फाइल करना है, आरओसी एक्सेप्ट करेगा एप्लीकेशन और आपका नाम रिजर्व करेगा, पर ये 20 डेज में आरओसी आपको 20 डेज तक आपका नाम रिजर्व रखता है। 20 डेज में आपने सेम नाम चूज नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में आपका नाम लैप्स हो जाएगा और आरओसी उस नाम को छोड़ देगा। क्लियर है कंसेप्ट? फिर आपका नाम फिक्स हो गया, उसके बाद में आप नाम वॉलेंटरीली चेंज करना चाहते हो तो सेक्शन नंबर 13 में चेंज होगा, जिसके अंदर आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फॉर नेम चेंज, प्रायर सीजी अप्रूवल लेना है फॉर नेम चेंज। अगर सीजी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर कन्वर्जन कर रहे हो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, अप्लाई फॉर द नेम इन आईएनसी फॉर्म नंबर 24, न्यू नेम के लिए आईएनसी 24, और आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा आईएनसी 25 में। मैंने आपको इन्फोसिस का चेंज किया हुआ नाम भी दिखाया अगर आपको याद होगा तो, इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम का चेंज उन्होंने किया था, हमने देखा था क्लास के अंदर, कुछ याद है? ये है वॉलेंटरी नेम चेंज जो इन्फोसिस ने किया था। फिर है कंपलसरी नेम चेंज जो है सेक्शन नंबर 16 में, वॉलेंटरी 13 में है, कंपलसरी 16 में है। अगर आपका आइडेंटिकल या सिमिलर नाम है या आपका आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क है तो दोनों सिचुएशन में अब 3 मंथ्स ही मिलते हैं। सो आइडेंटिकल सिमिलर नाम के अंदर रेक्टिफिकेशन बाय सीजी, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और 3 महीने के अंदर रेक्टिफिकेशन कर लो। यहां पे ट्रेडमार्क के लिए पर्सन एग्रीड कंप्लेंट करेगा, नाम सीजी चेंज करेगा, 3 महीने में नाम चेंज कर दो और इमीडिएटली उस नाम के साथ में ट्रेडमार्क भी फाइल कर दो। अगर आपने इन चीजों को ठीक से नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेनल्टी लग सकती है। ये पेनल्टी सिर्फ थोड़ी सी चेक कर लेना अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी पेनल्टी चेंज है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत पेनल्टी आपको यहां पे बता दूं। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। यहां पे आपका नेम क्लॉज होता है खत्म। नेम क्लॉज खत्म होने के बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज सेक्शन नंबर 13 सेक्शन नंबर 4 के साथ में। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हम देखने वाले हैं यहां पे कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, एक होता है एंसिलरी, जैसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेन और एंसिलरी। ऑब्जेक्ट आपको अल्टर करना है तो आपको लगता है भाई साहब जनरल मीटिंग का, याद है मुक्ति लिमिटेड का हमने एग्जांपल देखा था, रिहेबिलिटेशन, व्यसन से मुक्ति, जीवन से मुक्ति, यस और नो? सो हमने जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और जो शेयर होल्डर इसको एग्री नहीं करते ऑब्जेक्ट चेंज को, उनको हम पैसे वापस करेंगे जो मैक्सिमम 25% हो सकते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। साथ में 2 न्यूज़पेपर के अंदर हम इसको पब्लिश करते हैं कि हमने नाम ऑब्जेक्ट चेंज किया है, और आरओसी को हम 30 डेज के अंदर फाइलिंग करते हैं कि भैया रिजोल्यूशन का कि हमने ऑब्जेक्ट चेंज किया है, आरओसी आप भी इसको चेंज कर ले। ये है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन। इतने पॉइंट आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट है मेन और सप्लीमेंट्री, पॉइंट नंबर 1। अल्टरेशन विल रिक्वायर जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, पॉइंट नंबर 2। शेयर होल्डर जो अगेंस्ट है उनके पैसे रिफंड कर दो, पॉइंट नंबर 3। 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, इंग्लिश और वर्नाक्युलर, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आरओसी के साथ में 30 दिन में फाइल करना है, पॉइंट नंबर 5। गेम ओवर। क्लियर है कंसेप्ट? इजी है ना, एकदम इजी है ना? सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अच्छा, तुम स्क्रीनशॉट्स निकालते चलो। स्क्रीनशॉट्स के लिए स्पेसिफिक समय देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट्स निकालते चलो। फिर है सेक्शन नंबर 4 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, साथ में सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13। रजिस्टर्ड ऑफिस में बहुत मारामारी है बेटा। सबसे पहला रजिस्टर्ड ऑफिस जब आप सेट करोगे तो किस तरीके से सेट करोगे हमने ऑलरेडी देखा है। इनकॉर्पोरेशन से लेके 30 दिन के अंदर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना है, ये सेक्शन नंबर 12 में बोला गया है। और उसी 30 दिन के अंदर आपने आरओसी को भी फाइलिंग करना है कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस सेट कर दिया है। ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। एक बार आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सेट हो गया तो आप उसको 5 तरीके से अल्टर कर सकते हो। पहला, विद इन द सिटी, सिटी के सिटी में, जैसे आप दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया गेट से लेके कुत्ता बीमार के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। कुतुब मीनार बोला मैंने, तुम गलत चीजें सुन रहे हो, मैंने कुतुब मीनार बोला, कुतुब मीनार बोला। सो आप इंडिया गेट से कुत्ता बीमार के ऊपर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो, उसके लिए से बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आप इंटरसिटी शिफ्ट कर रहे हो, जैसे मुंबई से लेके अमरावती, मेरा शहर अमरावती, महाराष्ट्र की 2 सिटीज है पर दोनों आरओसी सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड का ऑर्डिनरी और जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद में इंटरसिटी शिफ्ट कर रहे हो, मुंबई से लेके पूना, पूना में जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, तो उस केस में बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, दोनों आरओसीज का अप्रूवल, और उसके बाद में अगर आप इंटर आरओसी शिफ्ट कर रहे हो, इंटर स्टेट शिफ्ट कर रहे हो, तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन, दोनों आरओसीज का अप्रूवल, सीजी का अप्रूवल। मैंने आपको याद है बोला था ये गली से वो गली तक, कुछ याद आया? सिर्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन। ये सिटी से वो सिटी तक सेम आरओसी, बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल। ये चंद्रमुखी से लेके पारो तक, एक आरओसी से दूसरा आरओसी, चंद्रमुखी से लेके पारो तक, आरोही 1 से आरोही 2 तक। तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, और अर्जुन कपूर से लेके आलिया भट्ट तक 2 स्टेट्स। समझ में आ रहा है? तो बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, दोनों आरओसी का अप्रूवल, सीजी अप्रूवल। एक और अल्ट्रेशन हो सकता है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इंटरस्टेट बट सेम आरओसी। जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 5-6 स्टेट का एक ही आरओसी है बेटा आसाम के अंदर। क्लियर है? तो आप यहां मणिपुर से मेघालय में चले गए, आसाम से त्रिपुरा में चले गए, नागालैंड में चले गए, पर आरओसी सेम है। तो कौन सा रेजोल्यूशन? बोर्ड का ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल, प्रायर सीजी अप्रूवल। बस आरओसी का अप्रूवल आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आरओसी चेंज ही नहीं हो रहा। ये 5 तरीके के अल्ट्रेशन है, पांचों वाला खूंखार है। कभी पूछ लिया ना, बच्चों की फटके हाथ में आ जाएगी जीवन के अंदर, क्या लिख रहा है समझ में ही नहीं आएगा उनको। जब आप आरओसी शिफ्टिंग कर रहे हो तो याद रखना, आरओसी शिफ्ट के वक्त आपने आईएनसी 23 पहले आरओसी को फाइल करना है, वो आपको रिप्लाई दे देगा 30 दिन के अंदर, आईएनसी 23 साइन करके, फिर वही आईएनसी 23 60 डेज में नेक्स्ट आरओसी के पास लेके जाओ, वो आपको कंफर्म करेगा अगले 30 दिन के अंदर। अगर आप सेम आरओसी में जाने वाले हो तो बहुत सिंपल है, 30 दिन के अंदर आईएनसी 22 फाइल कर दो, बात खत्म होगी। क्लियर है कंसेप्ट? यहां रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी आपका खत्म हो जाता है बच्चों। ये होने के बाद में अगर अच्छा, कौन से 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 2-2 आरओसी है? पहला है महाराष्ट्र, जिसमें है मुंबई और पुणे, क्योंकि महाराष्ट्र में कंपनीज का हब बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है पूरे इंडिया का, तो ऑब्वियसली कंपनी ज्यादा होगी, तो महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे। और दूसरा है तमिलनाडु, चेन्नई और कोयंबटूर, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी काफी सारी सॉफ्टवेयर कंपनी बड़े अच्छे से बनी हुई है, और चेन्नई पहले इंडिया का बहुत बड़ा कैपिटल हुआ करता था ट्रेड का। ठीक है, अभी भी है बोलना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीचे फिर उसके बाद में आता है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, सेक्शन नंबर 4, साथ में लेके सेक्शन नंबर 61, जिसके अंदर हमने देखा था कि शेयर कैपिटल जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, जिसके लिए मैंने आपको इक्वेशन दिया था। सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल, लेस अनइशूड कैपिटल तो आता है इशूड कैपिटल, लेस अनसब्सक्राइब कैपिटल तो आता है सब्सक्राइब कैपिटल, लेस अनकॉल्ड कैपिटल तो आता है कॉल्ड अप कैपिटल, लेस कॉल इन ईयर तो आता है पेड अप कैपिटल। कॉल इन ईयर और अनकॉल्ड कैपिटल इज इक्वल टू अनपेड कैपिटल। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल हो सकता है 5 तरीकों से। सबसे पहले इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाओ इशू करके। कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल या डिवीजन ऑफ कैपिटल, 2-2 रुपए के 5 शेयर को 10 का 1 बना दिया, या 10 रुपए के 1 शेयर को 1-1 रुपए के 10 शेयर बना दिए, जैसे एसबीआई बैंक ने किया था। 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर 1-1 रुपए के 10 शेयर में डिवाइड कर दिया। फिर आता है कन्वर्जन, रिकर्जन, प्रेफरेंस का इक्विटी, इक्विटी का प्रेफरेंस, सब डिवीजन और डिवीजन, जिसके अंदर हम 100 रुपए के शेयर्स को सब डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। और फिर आता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने कैंसलेशन मतलब बाय बैक वगैरह, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सेट्रा, ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई थी। और कैपिटल अल्ट्रेशन के लिए जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, ये बात को याद रखना। ये सेक्शन 61 में बोला है, और मैंने आपको पहले ही बोला था सेक्शन 61 विल ओवरराइड सेक्शन नंबर 13, विल ओवरराइड सेक्शन नंबर 13। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना। क्लियर है? चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। मां कसम 450 लाइक है और 400 के आसपास बच्चे कंसिस्टेंटली लेक्चर देख रहे हैं। देखते रहो, छोड़ना मत। डाटा पैक खत्म हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, लेक्चर मत छोड़ना गाइस। चलो, ये चीज होने के बारे में अब मैं अगले कंटेंट के ऊपर बढ़ रहा हूं। अगला है भाई साहब लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर हमने देखना है कि लाइबिलिटी ये होती है भाई साहब कितने टाइप की, 2 लिमिटेड, अनलिमिटेड। और लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? यूनानिमस। अगर आपको लाइबिलिटी बढ़ानी है तो, मैं पहले ही बोलूं, अगर आपको लाइबिलिटी बढ़ानी है तो जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन लगता है, और अगर आपको लाइबिलिटी घटानी है तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। जो भी रेजोल्यूशन लगता है आपने आरओसी को और एनसीएलटी को 3 महीने के अंदर ये सभी के सभी फाइल करना जरूरी है। ये चीज को आपने याद रखना। तो यहां लाइबिलिटी क्लॉज अल्ट्रेशन खत्म होता है। नॉमिनेशन क्लॉज तो हमने पहले ही अल्टर कर दिया। अब हम आते हैं अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के बड़े चार्ट के ऊपर, जिसके अंदर ये सब चीजें मैंने बकायदा बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाई है। तो आ जाइए, सबसे पहले नेम क्लॉज। मैंने आपको ये देखो, सबसे लंबा चार्ट है भाई साहब, किसने नहीं देखा होगा तो याद रखना, वापस एक बार रिवाइज हो रहा है ये सब। ठीक है, सो नेम क्लॉज, नेम आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होना चाहिए, ऑफेंस नहीं कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, सीजीएसजी को कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आईएनसी 1 के अंदर फाइल करो, 20 डेज तक रिजर्व रहेगा। नेम कंफर्मेशन के बाद में वॉलंटरी अल्ट्रेशन 13 में है, कंपल्सरी अल्ट्रेशन 16 में है। वॉलंटरी अल्ट्रेशन जीएमएसआर, प्रायर सीजी, कन्वर्जन है तो सीजी अप्रूवल नहीं, आईएनसी 24 में अप्लाई करो, आईएनसी
2025 के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 16 में नाम चेंज करना है, ट्रेडमार्क चेंज करना है, सीजी ऑर्डर दोनों केस में, जनरल मीटिंग ऑर्डर रेजोल्यूशन दोनों केस में, 3 मंथ दोनों केस में यहां सिर्फ एप्लीकेशन करना जरूरी है। नीचे उसका पेनल्टी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज दो टाइप के होते हैं, मेन और सप्लीमेंट्री। ऑब्जेक्ट और नेम के साथ में थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, दो न्यूज़पेपर के अंदर अप्रूवल, पब्लिकेशन, रिफंड ऑफ मनी 25% लोगों को आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइल करना है। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना है तो भाई साहब 30 डेज के अंदर सेट करो, आईएनसी 22 के अंदर आरओसी को फाइलिंग कर दो। रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन है, नेशनलिटी आपका डिसाइड करता है, लाइबिलिटी और नाम आपका रजिस्टर्ड ऑफिस के सामने होना चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सब रजिस्टर्ड ऑफिस पे होते हैं, लेटर हेड वगैरह के ऊपर एड्रेस देना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस 5 तरीके से चेंज होता है, ये गली से वो गली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी, ये सिटी से वो सिटी, बोर्ड ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, चंद्रमुखी से पारो दैट इज बोर्ड ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल दोनों आरओसी का अप्रूवल, अर्जुन कपूर से आलिया भट्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग का स्पेशल दोनों आरओसी का अप्रूवल, सीजी का अप्रूवल। लेकिन अगर एक ही आरओसी में दो स्टेट में चेंज कर रहे हो तो दोनों आरओसी का अप्रूवल नहीं लगेगा, सिर्फ सीजी का अप्रूवल लगेगा। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एनसी 22, आईएनसी 23 रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया खत्म। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज के अंदर आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी, सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर कर सकते हैं। अल्टरेशन के लिए जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है सेक्शन 61 के हिसाब से। कैपिटल 5 तरीके से अल्टर होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन, डिवीजन एंड कैंसलेशन ऑफ द कैपिटल। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी घट बढ़ सकती है। अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड से आप लिमिटेड कर रहे हो तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, ये आपको एनसीएलटी को फाइल करना है, आरओसी को फाइल करना है दोनों, और एनसीएलटी का अप्रूवल भी आपको 3 महीने में आरओसी को फाइल करना है। फिर लिमिटेड आपको लाइबिलिटी है, आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, अनलिमिटेड कर रहे हो, जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन 30 दिन में आरओसी को फाइल करो, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कैपिटल के साथ ही अल्टर होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉमिनेशन क्लॉज, आईएनसी 2 में नॉमिनेशन, 3 में कंसेंट, 4 में आप आईएनसी में चेंज कर सकते हो नॉमिनेशन। यहां आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है खत्म। आगे आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट। मैंने इसको 50 बार लिखवाया था। आर्टिकल अमेंड करने के लिए आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन ही लगता है। आर्टिकल वॉलंटरीली अल्टर कर सकते हैं या कन्वर्जन के केस में अल्टर कर सकते हैं, वो आगे आएगा ही आएगा। फिर आता है सेक्शन नंबर 6, एक्ट टू ओवरराइड एमओए। तो इसके अंदर यह बोला गया है कि आपका जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के नीचे डिपार्टमेंट के सर्कुलर नोटिफिकेशन रूल्स वो ओवरराइड करते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को, ठीक है। मेमोरेंडम आर्टिकल ओवरराइड करते हैं जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन को, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन ओवरराइड करता है बोर्ड मीटिंग को, बोर्ड मीटिंग ओवरराइड करता है एग्रीमेंट्स को, एग्रीमेंट ओवरराइड करते हैं एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉय ओवरराइड करते हैं वर्कमैन को। पर इसके ऊपर भी चीज है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता। कंपनीज एक्ट के ऊपर आते हैं ओवरराइडिंग लॉज, जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस से भी ये कंपनीज एक्ट को भी ओवरराइड करते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं बेस लॉज, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर एंड इंडियन पिनल कोड, ये इन सबको नीचे सबको ओवरराइड कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया को ओवरराइड करता है। फिर आते हैं रीजनल लॉज, जैसे सार्क वाले लॉज, साउथ एशिया रीजनल काउंसिल वाले लॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओवरराइड कर सकते हैं। फिर आते हैं ट्रीटीज बिटवीन द कंट्री, जैसे डिफर्ड टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये दोनों हालांकि पैरेलल है। ट्रीटी बिटवीन द कंट्रीज एंड सार्क व रीजनल एग्रीमेंट ये पैरेलल है। फिर यूनाइटेड नेशंस के लॉज, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड चाइना, सॉरी जो भी होगा, तो ये सब चीजें यहां के अंदर सेक्शन 6 के अंदर कवर की जाती है। आपको शायद किसी ने ये पढ़ा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है, अगर आप मेमोरेंडम आर्टिकल अल्टर करते हो तो आपने सभी अल्टर्ड कॉपीज मेंटेन करनी चाहिए आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, सॉफ्ट कॉपी या फिजिकल कॉपीज के अंदर। और अगर आपने मेंटेन नहीं की तो पर कॉपी आपको 1000 का पेनल्टी लगेगा। आपके कॉपीज इंस्पेक्शन के लिए मेंबर अप्लाई कर सकते हैं। मेंबर को आपको 7 डेज के अंदर ये कॉपीज देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हो तो उस केस में आरओसी आपके खिलाफ पेनल्टी लगा सकता है। ये चीज को आपने याद रखना। फिर उसके बाद में आता है भाई साहब वही चेहरा मोहरा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के काले, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली क किरण है। कुछ याद आया? कमेंट करके बताओ मेरे को जरा कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव अल्ट्रावायरस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण है। याद है केस का नाम एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची, और दूसरे केस का नाम रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड। कुछ याद आया? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, थर्ड पार्टी शॉल बी अवेयर अबाउट द क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, थर्ड पार्टी जब कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रही है तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट का कामकाज पता होना चाहिए, क्या लिखा है पता होना चाहिए।
डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, अगर थर्ड पार्टी उस एमओए के खिलाफ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और कंपनी इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेगी। ये दोनों डॉक्ट्राइन कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं। फिर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। थर्ड पार्टी नीड टू बी अवेयर ऑफ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंपनी, सो एनी इंटरनल डिफिशियंसी इन द प्रोसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन डिफिशियंसी है उसका असर थर्ड पार्टी पे नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड पार्टी दरवाजे के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में अवेयर नहीं रहती तो आप थर्ड पार्टी को जिम्मेदार नहीं कर सकते, तो यहां थर्ड पार्टी प्रोटेक्टेड है। पर थर्ड उसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन भाई साहब, कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 3 केसेस में नहीं चलता, जैसे निग्लिजेंस। थर्ड पार्टी को एग्जामिन करने का मौका दिया था, वो बोले जाने देना, छोड़ देना, नहीं करना है, निग्लिजेंस। या फिर अवेयर अबाउट द डिफॉल्ट, थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता था कि दरवाजे के अंदर गलत काम चल रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट ऑलरेडी थर्ड पार्टी को पता था कि दरवाजे के अंदर गलत काम चल रहे, तुम अच्छा सोचो नालायक हो। या तो फिर फॉर्जरी, फॉर्जरी वो नल है जिससे पानी नहीं आता, ओनली एक्सेप्शन इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? तो इस केस में वापस से कंपनी प्रोटेक्ट हो जाएगी। जिसको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार ये सभी डॉक्ट्राइन ठीक से पढ़ लो। गो फॉर इट फास्ट, 1 मिनट देता हूं, फटाफट रीड कर लो इसको। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? प्लीज प्लीज मुझे बताइएगा, समझ में आ रहा है क्या भाई साहब? 472 लाइक है, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। भूषण, सोनिका, थैंक यू सो मच। अक्षय, अभिषेक, किश्तीजा, गौरव, आरती, आकृति, नाइट राइडर, विजय, रीमा, हर्षद, सागर, आर्यन, विशाल, मुक्ति, जैस्मिन, शिवांगी, मंजेश, विवेक, अभिषेक, गर्व, मयूरी, प्रतीक, शौनक, शिष्टि, थैंक यू सो मच। एक बार डोइम डो वगैरह एक बार ठीक से पढ़ लो फटाफट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुभम बेटा, गौरव थैंक यू सो मच, दीपा थैंक्स बेटा, जय थैंक्स। 500 लाइक तक पहुंचा दो, अब इसको हो ही गए 10-12 लाइक बाकी, कर दो 500 लाइक, जीवन में पता तो चले। और कैसा होता है, आप जितना लाइक ठोकोगे उतना ज्यादा लेक्चर दूसरों को भी एडवांटेज देगा। जितना ये लेक्चर इंटरेक्टिव और लाइक्स इसके ऊपर आएंगे, दूसरे लोगों तक पहुंचेगा ये लेक्चर और दूसरे लोग भी इसको बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। तो उनका भी भला हो जाएगा, वैसे भी फ्री लेक्चर है, कर लो, सबका भला कर लो, सबका भला कर लो, ठीक है। तो यहां डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस हो गया खत्म। आते हैं भाई साहब सेक्शन नंबर 8 पे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चैरिटी, religious donation etc. Income usage, net income from business donation shall be used for the charitable object. Restriction on dividend, the company shall not pay dividend, however it can pay the interest, debentures and deposits, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी पता है। इसके लिए एमओए, एओए और डिटेल्स जो है, साथ में डिन जो है, सीए सीएमए का सर्टिफिकेट, इन सबको फाइल करो आरओसी के साथ में। अगर नेशनल लेवल का आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी के थ्रू अप्रूवल देगा, स्टेट लेवल का चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ आरओसी आपको अप्रूवल देगा, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशन आपको एनपीओ का करना है 12 में, आईएनसी 13 है एमओए का, आईएनसी 14 सीए सीएमए का डिक्लेरेशन, आईएनसी 15 एफिडेविट जो हमने पहले भी देखा था इनकॉर्पोरेशन में, आईएनसी 16 लाइसेंस बाय सीजी, 17 लाइसेंस बाय आरओसी, आईएनसी 18 कन्वर्जन, आईएनसी 19 नोटिस ऑफ कन्वर्जन एंड आईएनसी 20 रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, इसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद में लाइसेंस मिलने के बाद आपकी कंपनी प्राइवेट या पब्लिक या फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनपीओ के नाम में प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड लगाया नहीं जाता है। फिर उसके बाद में आपका अगर ऑब्जेक्ट चेंज करना है एनपीओ का तो सीजी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हो बाय नॉट वर्किंग एज पर ऑब्जेक्ट या बाय गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो पहले तो आपको पेनल्टी लगेगी 10 लाख से लेके 1 करोड़, 25,000 से लेके 25 लाख का फाइन ऑफिसर को लगेगा और 3 साल की जेल, 10 लाख से 1 करोड़ कंपनी को लगेगा। आपका रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस हो जाएगा और आपकी कंपनी बैन हो जाएगी, या तो फिर आपकी कंपनी को अमलगमेट या मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे किसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ में फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ये है आपका सेक्शन नंबर 8, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें और 4-5 एक्स्ट्रा केसेस दिए हैं, आप चाहो तो
उसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में आता है चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 10 इफेक्ट ऑफ एमओए कि भैया आर्टिकल और मेमोरेंडम के थ्रू ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर से बांधिल है, मेंबर क्रेडिटर से बांधिल है, क्रेडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बांधिल है। इनके बीच में एक साथ काम करने के पीछे का रीजन मेमोरेंडम और आर्टिकल ही होता है। फिर है सेक्शन 10A जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, इसको मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है समझो 1 जून 2025, तो वहां से 180 डेज के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करके, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कंप्लीट करके, INC 20A फाइल करके, CSCMA का डिक्लेरेशन लेके ROC को बोलना है कि भैया हम हमारे कंपनी को सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इसके अंदर फेल्योर रहा तो कंपनी को पेनल्टी है 50,000 रुपए और रिमूवल ऑफ नेम हो जाएगा, और ऑफिसर को है 1,000 रुपए पर डे, मैक्सिमम अप टू ₹1 लाख। इसके अंदर आपको साथ में सेक्टोरियल अथॉरिटीज जो है उनका भी अप्रूवल लेना पड़ता है। 30 नवंबर 1 जून को आपने फॉर्म किया, 30 नवंबर 2025 तक ROC के साथ फाइल करो कि आपने ये सब चीजें कंप्लीट की है, ठीक है। बस यही है सेक्शन नंबर 10 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद में 11 डिलीट हो चुका है। फिर आता है सेक्शन नंबर 18 कन्वर्जन। तो मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, मैंने आपको बोला था अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल को थोड़ा पेंडिंग रखो। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मल अल्ट्रेशन है सेक्शन 14 में, तो जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। पर अगर आपका अल्ट्रेशन कन्वर्जन में लीड हो रहा है, कन्वर्जन फ्रॉम OPC टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, या पब्लिक टू OPC या प्राइवेट टू OPC, तो भी इसको यहां पे कवर किया जाएगा। मैंने कन्वर्जन के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बोला था, सिंपली मैंने OPC, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के कैरेक्टर लिख दिए थे, और मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी कन्वर्जन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपको कन्वर्जन पूछा जा रहा है OPC टू प्राइवेट कंपनी की कन्वर्जन की प्रोसेस बताओ, तो आपने बोलना है पहले तो OPC है इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अप्रूवल ऑफ द सोल मेंबर, ये लगेगा अप्रूवल ऑफ सोल मेंबर। फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम 1 टू मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। इंक्रीज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 1 टू मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15। ये OPC टू प्राइवेट के लिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन मेंबर, रिलेटिव एंड प्राइवेट प्लेसमेंट वाले लोग। नॉमिनेशन is not required in private company, so delete the nomination. Maximum paid up capital turnover limit will not be applicable now. Business restriction will not be applicable. Joint holding will be counted as 1. Employee shall not be counted as the member. Invitation to public is still prohibited. Company cannot be listed. एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजन मॉडरेटली लगेंगे। सो अगर आप इतना भी पॉइंट वाइज लिख दो, 1 से 2 करो, 1 से 2 करो, ये भी आप पॉइंट वाइज पूरा लिख दो तो भी काम होगा। एक और बोलता हूं, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करनी है, पॉइंट नंबर 1, पास अ जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, टेक अ NCLT अप्रूवल। 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर नेक्स्ट 3 से शायद कि भैया मिनिमम मेंबर शॉल बी इंक्रीज टू 7, मैक्सिमम कैन बी इनफाइनाइट। मिनिमम डायरेक्टर शॉल बी इंक्रीज टू 3, मैक्सिमम कैन बी 15। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल नाउ, नॉमिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉमिनेशन का तो क्लॉज वैसे भी नहीं था तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैक्सिमम लिमिट का भी क्लॉज नहीं आएगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस का भी नहीं आएगा। जॉइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज 1, ठीक है। एम्प्लॉइज कैन बी अलाउड एज अ मेंबर, इन्विटेशन टू पब्लिक इज अलाउड, शेयर्स कैन बी लिस्टेड फ्रीली। कंपनीज एक्ट के ह्यूज रेस्ट्रिक्शन यहां पे एप्लीकेबल होंगे। आपने ये लिख दिया कि आपका कन्वर्जन इमीडिएटली हो जाएगा। यह है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 के बाद में आता है सेक्शन नंबर 19। सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर नहीं होल्ड करने चाहिए। सिर्फ 3 केस में कर सकते हैं, मैंने क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एज अ नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर का नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव और उसके थ्रू शेयर्स आ गए मरने के बाद तो। दूसरा, होल्ड शेयर्स एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी वो शेयर होल्ड कर रहा है, बेनिफिट किसी और को जा रहा है। या तीसरा, होल्ड शेयर व्हेन इट बिफोर इट बिकम्स होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी होल्डिंग बनने के पहले ऐसे आप अगर शेयर होल्ड कर रहे हो तो भी चल जाएगा। ये भी हमने इसके अंदर देखा है। फिर आता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का सेक्शन नंबर 20, 21 एंड 22। डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन 20 कहता है कि कोई भी पर्सन कंपनी से कम्युनिकेट करना चाहता है या कंपनी किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो पर्सन ने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कम्युनिकेट करना है बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड स्पीड, कुरियर, डिलीवरी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक मोड या एनी अदर मोड। और कंपनी सेम मीन से उसको कम्युनिकेट कर सकती है, इसलिए बोथ वे एरोज दिए हैं। दूसरा, ऑथेंटिकेशन, हर डॉक्यूमेंट जो कंपनी का है वो ऑथेंटिकेट करना है की मैनेजरल पर्सन या फिर CEO, CFO, MD, WTD, CS या ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड, या जिस ऑफिसर को बोर्ड ने ऑथोराइज किया है जैसे ब्रांच मैनेजर वगैरह, वो भी इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। फिर है सेक्शन 22, ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट। ये एक तो साइन करना चाहिए भाई साहब ऑथोराइज पर्सन ने जो बोर्ड ने ऑथोराइज किया है, या साइन और सील करना चाहिए 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ने सेक्शन 22 में। और यहां पे
आपका कंप्लीट होता है चैप्टर सेकंड जो है फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन विद सेक्शन नंबर 61। नियरली 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे में हमने दोनों चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट किया है। रिवीजन समझ में आ रहा है क्या? कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। लेक्चर पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक ठोकिए। 350 से ज्यादा बच्चे स्टिल लाइव है, इट्स वेरी गुड बच्चों, लगे रहो, पढ़ते रहो। समझ में आ रहा है कि मुझे जरूर बताइए। 1 आध मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इमीडिएटली आगे बढ़ जाएंगे। आपको चैप्टर 1 वापस से देखना है तो देख लो। अच्छा, आईएनसी नंबर रह गए, माय मिस्टेक, आईएनसी नंबर रह गए। आ जाइए फटाफट, दन आईएनसी भी खत्म कर लो भाई साहब, आईएनसी भी कर लो। सेक्शन हो गया, हाँ। आईएनसी 1 रिजर्वेशन ऑफ नेम, 2 अल्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर आईएनसी 1 रिजर्वेशन ऑफ नेम का है, 2 नॉमिनेशन फॉर द ओपीसी, 3 रिटर्न कंसेंट, 4 चेंज इन नॉमिनेशन, 5 इंटीमेशन फॉर एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड ऑफ ओपीसी 50 लाख 2 करोड़, 6 एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, 9 डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स कि भैया उन्होंने कोई ये गलत चीज नहीं की। आईएनसी 10 में पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर टू बी फाइल्ड विद द आरओसी, 11 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 12 एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंस, 13 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 14 डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल्स, उसके बाद में 15 making application to registered office for grant of license, 16 CG का license, 17 SG का license, 18 conversion, 19 notice of conversion, 20 revocation of the license, 20A CS CMA का डिक्लेरेशन लगता है आपके बिजनेस के लिए, 21 डिक्लेरेशन फॉर द एग्जिस्टिंग बोरोअर्स एंड सब्सक्राइबर, 22 नहीं रहा, 23 सेक्शन 10A के लिए शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, 24 चेंज इन नेम, 25 सर्टिफिकेट विद न्यू नेम, 26 एडवर्टीजमेंट और टू बी पब्लिश्ड in the newspaper for existing license, 27 conversion of a public company into a private company और प्राइवेट टू पब्लिक, 28 नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद में हमने देखा था स्पाइसी 29, दैट इज एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसका एमओए 30, उसका एओए 31। फिर ई एप्लीकेशन ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइसी 32, उसका ई एमओए 33 और ईओए 34। क्लियर है कंसेप्ट? ये आपके आईएनसीज खत्म होते हैं। 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और इमीडिएटली हम आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच निरंजन, आर्यन, यशवंत, भूषण, आकृति, कृतिक, ओम, पृथ्वी, आरती, सुहानी, आरती, विपिन, हर्षदा, थैंक यू सो मच गाइस। चलो डन, पसंद आया तो लाइक कर दो। 551 लाइक, मां कसम 550 लाइक आए हैं। मतलब क्या, कितनी इतनी खुशी, इतनी खुशी, 550 लाइक, वो भी पहले 1 घंटे के अंदर। भगवान से मिलाओगे मेरे को तुम आज हैं? थैंक यू सो मच, इतनी खुशी। ब्रेक ले लो 1-2 मिनट का, इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं। मैं भी बड़बड़ 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 करके थक गया हूं। ई फॉर्म्स याद करना इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन कैसे याद करें? मेहनत करके या लिख के, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके।
डन एवरीबॉडी? चलो डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड चैप्टर। बड़े बड़े चैप्टर उठा रहे भाई साहब, डरते नहीं है, डरते नहीं है। एक शेर तुम्हारी मेहनत के लिए अर्ज है, अगर अगर उसी की ख्वाहिश है, अगर उसकी ख्वाहिश है फलक से बिजलियां गिराने की, इरशाद बाबा बाबा, अगर उसकी ख्वाहिश है फलक से बिजलियां गिराने की, तो हमारे हौसले भी ऐसे हैं वहां आशिया बनाने की। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, कि जिस जगह पे वो बिजलियां गिराएगा वहीं पे हम आशिया बनाएंगे भाई साहब। अगर फलक, उसकी ख्वाहिश है फलक से बिजलियां गिराने की, तो हमारे भी हौसले ऐसे हैं वहां पे आशिया बनाने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, समझ में आएगा। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में जा रहे भैया, सेक्शन और रिफॉर्म्स के साथ रिवाइज करके दूंगा। रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले सेक्शन नंबर 88 से लेके 122 है। बुक्स, पहले तो आप सभी सेक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला है बुक्स एंड रजिस्टर्स का पार्ट 1, फिर मीटिंग्स का पार्ट 2, फिर उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग का पार्ट नंबर 3, रेजोल्यूशन एडजर्नमेंट का पार्ट नंबर 4। बुक्स एंड रजिस्टर का पार्ट नंबर 1, रजिस्टर्स के अंदर आते हैं 2, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स 88, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर 89, उसका इन्वेस्टिगेशन 90 के अंदर। इन बुक्स के और रजिस्टर का क्लोजर 91 में, सो 88 से लेकर 91 यहां तक है। रिटर्न, एनुअल रिटर्न 92 में, टॉप 10 शेयर होल्डर रिटर्न 93 में, पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है अभी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, क्रिएट मिनट 118 एंड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट 119। तो देखो हमने एकदम स्टार्टिंग के सेक्शन लिए और एकदम एंडिंग के सेक्शन लिए। ठीक है, फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस 94 में, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो 120 के अंदर, लास्ट सेक्शन, और फिर इसका एविडेंस मेंटेन करना 95। मतलब 88 से लेके 95, 88, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 94 और 95। क्लियर है? तो 95 तक यही हो गए, और एंड के सेक्शन 118, 119 और 120 यहीं पे हो गए। ठीक है, यह है रजिस्टर और बुक्स का। रेगुलर लेक्चर नहीं है इसलिए समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, फटाफट करना है। बाय मेंबर्स 96 एजीएम, 100 ईजीएम मीटिंग होल्ड करना है, तो एनसीएलटी मीटिंग होल्ड कर रहा है तो 97 ईजीएम, 98 ईजीएम, इसका पेनल्टी 9999999। क्लियर है? एंड फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन 117 17 में खतरा, एंड फाइलिंग ऑफ मीटिंग 121, क्योंकि मीटिंग ऑथेंटिकेट करना है 121 लगा के। ठीक है, ये होने का प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग, नोटिस देना है मीटिंग का, ऑर्डिनरी नोटिस 101, 101 ऑर्डिनरी, 01 ऑर्डिनरी एंड 11 स्पेशल नोटिस, 11S मतलब 5 स्पेशल नोटिस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में है 102। कोरम मतलब रम, 103 का रम आता है ना, छोटा सा क्वार्टर। फिर उसके बाद में चकना 4, च फॉर चकना, च फॉर 4, च फॉर चेयरमैन 104, प फॉर पानी, प फॉर प्रॉक्सी, प फॉर 5 105। ठीक है, सो भैया नोटिस 101 11S, कोरम 103 रम, 104 चकना, 105 पानी प्रॉक्सी वगैरह, रम चकना और पानी तो लगता ही है ना। फिर गवर्नमेंट प्रॉक्सी 112, 12 में गवर्नमेंट के बच गए 12, तो 112 में गवर्नमेंट प्रॉक्सी, 113 13 कॉर्पोरेट प्रॉक्सी। उसके बाद में आता है रेजोल्यूशन 106 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, वोटिंग राइट के ऊपर का रेस्ट्रिक्शन 106 में, याद रखना। 107 में साथ में हाथ पकड़ लो, साथ में रहते हो तो हाथ पकड़ते हो ना, तो शो ऑफ हैंड्स। 108 में इलेक्ट्रॉनिक ई, थोड़ा सा 8 को बीच से काटो तो ई दिखता है। 109 बजे खंबे के नीचे 10 रुपए का पोस्टल स्टैंप। 11 में सर्कुलेशन 111 सर्कुलेशन। 114 एक दिन 14 फरवरी किसी के लिए ऑर्डिनरी किसी के लिए स्पेशल, याद है? एक दिन 14 फरवरी किसी के लिए ऑर्डिनरी किसी के लिए स्पेशल। रिजोल्यूशन प्रोविजन एडजर्नमेंट का 116। 16 आता मीटिंग 16 मतलब एडजर्न कर दो भैया, 16 मीटिंग 16। ठीक है, एडजर्नमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर ओपीसी सेक्शन नंबर 122। इस तरीके से आप सेक्शन याद रख सकते हो। मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले 88 और 89 से रोम रोबो कर के साथ में। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स
कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है तो नेशनल, मैं बैठ जाता हूं, मेरी वाट लग जाएगी नहीं तो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड यहां पे आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करेगा। और साथ साथ में अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो आप फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली जैसे चाहो मेंशन करो। 3 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटीज होल्डर। फिर उसके बाद में अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी दी है, बट पेनल्टी अमेंडमेंट के हिसाब से पढ़ना क्योंकि बहुत सारी चेंज हुई है। हालांकि मैंने जनवरी के रिकॉर्डिंग से ही 99% पेनल्टीज अमेंडेड पढ़ाई है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइए कि सभी पेनल्टीज मैंने अमेंडेड ही पढ़ाई थी जनवरी में, जो रिकॉर्डिंग किया था वहीं से, ठीक है। फिर आता है भैया प्रोविजंस, तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए फॉर्म नंबर याद रखना, MGT1 ये फॉर्म नंबर है, ठीक है। उसके बाद में अगले वाले सिचुएशन के ऊपर हम जा रहे हैं, और MGT2 ये है रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। फिर आता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। नॉर्मली अगर आपके कंपनी के अंदर बेनिफिशियल ओनर है शेयर होल्डर की जगह पे, तो रजिस्टर्ड ओनर ने डिक्लेरेशन देना है और बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन देना है। रजिस्टर्ड ओनर MGT4 में देगा, बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर MGT5 के अंदर देगा। ये डिक्लेरेशन आपने कंपनी को देना है, कंपनी इसको रिकॉर्ड करेगा। या आपने 30 दिन में कंपनी को देना है फ्रॉम द डेट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। कंपनी इसको रिकॉर्ड करेगा और अगले 30 दिन में उसको आरओसी को फाइल कर देगा, और आरओसी आपका बेनिफिशियल ओनरशिप भी रिकॉर्ड करके रख सकता है। उस केस में सिर्फ पेनल्टी थोड़ी बहुत बोली है जिसको आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये छोटे छोटे सेक्शन है, बहुत ज्यादा काम के नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनर बहुत ज्यादा काम का सेक्शन नहीं है, तो हम थोड़ा रिवीजन में उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर आपको नोट वगैरह लिखवा के दी है क्लास के अंदर, तो कृपया उसको आपने एक बार रीड करना। फिर हम जा रहे हैं 91 जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो है क्लोजर ऑफ रजिस्टर का। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, क्लोजर ऑफ रजिस्टर का सेक्शन है। इसको समझने में बहुत सारे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, मैं समझाता हूं। नॉर्मली जब कभी भी लिस्टेड कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, बोनस डिक्लेयर होता है, और आपको वो डिविडेंड या बोनस शेयर होल्डर को देना है, पर लिस्टेड कंपनी में तो शेयर ट्रेडिंग हो रहा है और हर सेकंड शेयर होल्डर चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे दोगे उनको, आप कैसे दोगे ये डिविडेंड बोनस, आप उनको किस तरीके से दोगे? तो आपने 7 दिन पहले आरओसी और सेबी को नोटिस देना है कि भाई साहब हम हमारा डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करने वाले हैं, तो हम हमारा रजिस्टर क्लोज करेंगे। जिन लोगों का नाम क्लोज रजिस्टर के ऊपर रहेगा उन्हीं को सिर्फ डिविडेंड और बोनस हम इशू करेंगे। यह आपने आरओसी सेबी के बोलने के बाद में आप रजिस्टर क्लोज कर सकते हो। वन टाइम आप क्लोजर कर रहे हो तो 30 दिन, अगर पूरे साल भर के सभी क्लोजर मिला के मैक्सिमम 45 डेज। इसको अगर समझना है तो थोड़ा टाइमलाइन के ऊपर मैं समझा सकता हूं, जिसके इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है समझ लेना। नॉर्मली समझो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 जून 2025 को, 1 जून 2025 को इफ से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आप 1 जून 2025 को डिविडेंड डिक्लेरेशन में क्लोजर मैक्सिमम कितने दिन का कर सकते हो? तो बोला गया है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन के केस में आप मैक्सिमम क्लोजर कर सकते हो 30 दिन का, ठीक है। मैक्सिमम 30 डेज वन टाइम बोला है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन में आप मैक्सिमम क्लोजर कितने दिन का कर सकते हो? 30 दिन का। और एक्चुअली अगर आपको करना है तो आप कम दिन का भी कर सकते हो, जैसे 10 डेज का आपने किया तो 10 डेज यहां पे कर लो, ठीक है। 30 दिन अलाउड है पर 10 डेज ही किया। 30 सितंबर को आपने जनरल मीटिंग का नोटिस देना था, इसलिए आपने वापस क्लोज किया। आपको 35 दिन का क्लोजर चाहिए था, नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 30 डेज का अलाउड है, तो आपने 15 डेज का ही किया। 35 दिन का चाहिए था, नहीं मिला, 30 डेज का ही अलाउड है, तो आपने चलो 15 डेज का किया। तीसरा, आपने बोनस डिक्लेयर किया, आपको क्लोजर चाहिए था 50 डेज का। ले सकते हो क्या 50 डेज का? नहीं, क्योंकि 30 दिन के अबव है तो ले नहीं सकते। क्या आप 25 डेज का क्लोजर ले सकते हो? चलो माना 25 डेज 30 डेज के अंदर आते हैं, पर आप ये सोचो कि ये सब क्लोजर मिलके 45 डेज अलाउड है, सब क्लोजर मिलके। तो पहला क्लोजर 10 दिन का था, दूसरा क्लोजर 15 दिन का, टोटल 25 हुए। 45 डेज में से 25 गए, अब जो क्लोजर है वो आप सिर्फ 20 दिन का कर सकते हो। 25 दिन भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम 45 डेज पर ईयर आपको अलाउड है। यही तक मैं आपको समझा सकता हूं, रेगुलर बैच में इसको हमने बहुत घोट के पिलाया था, ठीक है। यही तक समझा सकता हूं, किसी को चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, ठीक है। चलो ये चीज होने के बाद में अगला वाला सेक्शन नंबर, अगला वाला आता है 92 जो है एनुअल रिटर्न्स का, और सेक्शन नंबर 137 है एनुअल अकाउंट्स का, जो भाई भाई सेक्शन है, ठीक है। एक दूसरे ऐसे सेक्शन है। जैसे हमने एनुअल रिटर्न के सेक्शन के अंदर पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एनुअल रिटर्न कब फाइल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, हाँ बड़े अच्छे से ध्यान देना। एनुअल रिटर्न के अंदर हमने सेक्शन में पढ़ा था कि जिस दिन आप कंपनी की एजीएम होल्ड करते हो, एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम विचएवर इज अर्लियर से 60 डेज में एनुअल रिटर्न जाएंगे। मतलब अगर आपने 20 सितंबर को एजीएम होल्ड की तो 19 नवंबर को एनुअल रिटर्न जाना चाहिए। 15 सितंबर को एजीएम होल्ड की तो 60 डेज में, मतलब 14 नवंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल होना चाहिए।
समझो आपने 5 अक्टूबर को एजीएम होल्ड की, मैंने आपको बोला था एजीएम का ड्यू डेट 30 सितंबर होता है, तो अगर आपने 5 अक्टूबर को एजीएम होल्ड की तो ड्यू डेट से 60 डेज में मतलब 29 नवंबर तक के एनुअल रिटर्न जाना चाहिए। फिर आप 5 अक्टूबर को होल्ड करो, 20 अक्टूबर को, 10 नवंबर को या जनवरी में होल्ड करो, पर 29 नवंबर तक के एनुअल रिटर्न जाना चाहिए। एनुअल रिटर्न साइनिंग के प्रोविजंस है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ है या टर्नओवर 50 करोड़ है तो कंपनी सेक्रेटरी ने साइन करना ही चाहिए, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी साइन करना चाहिए, दोनों ने करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन अगर आपकी कंपनी इनमें से नहीं है तो ईदर कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों में से किसी ने भी साइन किया तो भी चलेगा। इसकी पेनल्टी चेंज है, नई पेनल्टी आप कृपया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर नई पेनल्टी दी है, आप उसको एक बार रीड कर सकते हो। अमेंडमेंट लेक्चर वैसे भी आपको एक बार सेपरेटली देखना जरूरी है। इसके लिए ई फॉर्म मेंशन है। एमजीटी 7 में कंपनी 60 डेज के अंदर आरओसी को एनुअल रिटर्न फाइल करता है। एमजीटी 8 में सीएस खुद का सिग्नेचर करके एनुअल रिटर्न कंपनी आरओसी को देता है। और एमजीटी 9 में बोर्ड रिपोर्ट में हम एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट मेंशन करते हैं, जिससे एनुअल रिटर्न बोर्ड रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है। तो इतना डाटा है एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को एनुअल रिटर्न का कंटेंट नहीं पता होता, तो मैं आपको यहां पे 1 मिनट देना चाहूंगा एनुअल रिटर्न के कंटेंट को देखने के लिए। तो कृपया एक बार वो कंटेंट जरूर देख लो। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आ रहा है क्या मुझे जरूर बताओ। स्पीड ठीक है क्या वो भी बताइए प्लीज। 581 लाइक्स आए हैं भाई साहब, 600 कर दो, मजा आ जाएगा जीवन में। चलो, सबने कंटेंट पढ़ लिया। इसके बाद पहले प्रोस्पेक्टस लेना, तो मैं बोलना चाहूंगा पहले बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, जैसे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल डिबेंचर, ये वाले। वैसे प्रोस्पेक्टस और अकाउंट्स का लेक्चर तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो पहले बड़े बड़े चैप्टर निपटाने वाले हैं, फिर हम छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे, 10-20 सेक्शन वाले, ठीक है। चलो आगे, फिर अगला आता है सेक्शन नंबर 94, प्लेस ऑफ कीपिंग इंस्पेक्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस एंड देयर रिटर्न्स, ठीक है, कि कहां कहां पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। सबसे पहली बात, कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो खुद के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन। अगर कंपनी को कहीं और रखने हैं तो मोर देन 10% शेयर होल्डर उस सिटी में होने चाहिए, कंडीशन नंबर 1। और फिर आपको जनरल मीटिंग का सेकंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, कंडीशन नंबर 2। अगर ये दोनों कंप्लाइड है कि 10% शेयर होल्डर एंड जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हो, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये 8 साल तक आपने प्रिजर्व्ड रखने चाहिए। साथ में मेंशन किया गया है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कॉपीज आप स्टेक होल्डर को दे सकते हो इंस्पेक्शन के लिए विदाउट फीस, विथ एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज आप दे सकते हो एट द कॉस्ट। आप थर्ड पर्सन को दे सकते हो एट द कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉपीज वगैरह, सीजी वगैरह कॉपीज ले सकती है एट एनी टाइम विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आपने नहीं दिया तो पेनल्टी मेंशन है 1000 मैक्सिमम 1 लाख रुपीस तक के, 1000 पर डे मैक्सिमम टू रुपीज 1 लाख। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। यह है सेक्शन नंबर 94। 94 के बाद में आता है 95 कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी कंसिडर्ड एज एविडेंस। फिर आता है सेक्शन नंबर 96। 96 ये एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, 2 एजीएम के बीच में 15 महीने होना है। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने में होना है। अरे एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। अरे 2 एजीएम के बीच में 15 महीने। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने में। समझ में आया सबको? हाँ ना, ये हमने देखा था। फर्स्ट एजीएम पर याद रखना, फर्स्ट एजीएम ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ्स के अंदर होल्ड करना जरूरी है। और सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए ही सिर्फ एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, 2 एजीएम के बीच का डिफरेंस 15 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने उसके एग्जांपल्स वगैरह देखे थे। अच्छा, एजीएम कहां पे होना जरूरी है? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी विद इन द बिजनेस आर ऑन अ
डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे चल जाएगा, नेशनल हॉलिडे भाई साहब नहीं होना चाहिए। नेशनल हॉलिडे मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी, पब्लिक हॉलिडे मतलब संडे वगैरह, इस दिन चल जाएगा, नेशनल हॉलिडे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अगर आपने एजीएम नहीं लिया तो सेक्शन नंबर 97 के अंदर जो एजीएम है वो एनसीएलटी होल्ड करेगा अगर उसको कोई एप्लीकेशन करता है तो, और एनसीएलटी एजीएम कॉल करवा लेगा जिसका कॉस्ट कंपनी को बियर करना पड़ेगा या डिफॉल्टिंग डायरेक्टर को बियर करना पड़ेगा। 98 में ईजीएम भी कॉल कर सकता है, एनसीएलटी स्पेशल मीटिंग कॉल कर सकता है अगर स्पेसिफिकली अप्लाई किया गया तो, और ईजीएम होल्ड नहीं किया गया तो उसका भी कॉस्ट कंपनी या तो फिर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर बियर करेंगे। अगर आप ईजीएम होल्ड नहीं करते हो खुद के हिसाब से या एनसीएलटी के हिसाब से तो पेनल्टी मेंशन करके रखा हुआ है जो है 1 लाख प्लस 5,000 रुपीज पर डे, ठीक है। तो ये चीज को आपने याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मिनिमम